नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 18 आवर्स स्वदेश में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ हैं अजय और डिम्पी। तो कई सारी खबरें, प्रधानमंत्री के उस खास भाषण की भी बात करेंगे जिन्होंने पीएसयू बैंक्स के बारे में, पीएसयू कंपनियों के बारे में कहा। 4 बड़े ट्रिगर में पहला ट्रिगर तो आज वो होना ही चाहिए, लेकिन चलिए एक बार एक एक करके सारे ट्रिगर्स नजर डाल लेते हैं, उसके बाद इन ट्रिगर्स को डिस्कस भी करेंगे। तो पहला, ग्लोबल मार्केट से डाउ ऊपर से 400 अंजुरों फिसला और हल्की बढ़त के साथ बंद हुए दोनों इंडाइसेस कल। एस&पी हो, नैस्डैक हो, सीपीआई थोड़ा कूल ऑफ होकर आया और आप इस वजह से वहां पर एक मिलाजुला ट्रेड देख रहे हैं। लेकिन गिफ्ट निफ्टी को देखें तो वो तो 19,560 के पास है इस वक्त। जहां नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वहां ट्रेड कैसा बन रहा है। हीरो मोटर कॉर्प के नंबर्स मिक्स आए लेकिन कमेंट्री अच्छी थी, वहां पर एक बार ट्रेड डिस्कस करेंगे। सेल, बायोकॉन, यहां पर नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, उसकी बात करेंगे। और आज जो नंबर्स आने हैं, अपोलो हॉस्पिटल के आने हैं, ओएनजीसी के आने हैं, निफ्टी की कंपनियों के सारे ऑलमोस्ट नंबर्स हो गए, लास्ट लेग है ये। तो यहां पर क्या होगा और जितने भी तमाम कैश काउंटर्स हैं या एफएनओ के जो स्टॉक्स हैं वहां कहां ट्रेड बनता है, ये सब एक्सपर्ट से जानेंगे। आईटी पर फोकस रहेगा, एचसीएल टेक पर इन स्पेसिफिकली। वहां पर उनकी एक 17,000 करोड़ की जो डील हुई है उसका इम्पैक्ट आज आपको स्टॉक पे दिख सकता है। क्या ट्रेड बनता है यहाँ, ये सारी बातें होंगी फोकस में। लेकिन पहले ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स की मॉर्निंग अजय, जो पहला एक ट्रिगर हम बात भी कर रहे थे बार बार, और आप कल भी ये कह रहे थे कि बहुत हद तक तो बाजार ने एक पैटर्न कर रखा है, लेकिन क्या एक वैलिडेशन होती है? देखिए थोड़ा सा तो कूल ऑफ हुआ, चाहे 3.2 के कंपेरिजन लास्ट मंथ से 3.1 आया। देखिए ऐसा है कि एनर्जी फ्यूल कॉस्ट उम्मीद 3.5 करीब थी, हाँ 3.3 की महंगाई दर की उम्मीद थी, 3.2 आया। तो ठीक है, डायरेक्शन वही है, बट बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पॉइंट ये कि यूएस का मार्केट टॉप से बहुत घट के बंद हुआ है, हाँ, तो ऑफ लोज ही बंद हुआ है। शायद थोड़ा सा रीगेन भी कर जाए। देखिए ऐसा है कि जो यूएस में हो रहा है ना, वही भारत में भी हो रहा है कि वहां पे कॉशन ज्यादा आ गया है। लोगों ने ऑलरेडी 1 जनवरी से रेट कट शुरू जाएंगे मान के पकड़ के बैठे हुए थे, लेकिन वहां के सेंट्रल बैंक भी हॉकिश हो रहे हैं। हम भी, हमारे सेंट्रल बैंक तो कल आपने देखा ही हॉकिश हुए, क्योंकि सारी चीजें भाग गई हैं। जितनी भी कमोडिटी है, एग्री कमोडिटी सब महंगी हो गई हैं। तेल भाग गया है, कल नेचुरल गैस के भाव 7-8% भाग गए थे। तो कहीं ना कहीं रेट कट इतनी जल्दी में शुरू नहीं होंगे। ये बात यूएस मार्केट को भी सता रही है, हमें भी सता रही है, इसलिए थोड़ी सी लिड लेके बैठा हुआ है। इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग मैसेज सुनवाते हैं। कल मोदी जी जो है वो पार्लियामेंट में बात कर रहे थे, बहुत सारी ऑपोजिशन की चीज़ों को उन्होंने रिप्लाई किया, लेकिन स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट की अगर आप नज़रिए से देखें और इकोनॉमी के नज़रिए से देखें, उन्होंने कुछ बातें बहुत ही शानदार की हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं। ये बात मालूम है कि इस गवर्नमेंट का पीएसयूज के बहुत बड़ा फोकस है, चाहे वो डिफेंस पीएसयूज हो, रेलवे पीएसयूज हो। पीएसयू बैंक तो खैर बहुत बड़ा एक ट्रेड बनी गए, हमने देखा है। तो उसका हवाला देते हुए मोदी जी ने पीएसयूज के ऊपर, कुछ सेलेक्ट पीएसयूज डिफेंस के, फाइनेंशियल सर्विसेज के पे कुछ बयान दिए, और एक पीएसयू बास्केट पर भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं, आपको सुनवाते हैं। आज एचएएल देश की आन बान शान बन के उठ रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसका बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। तो कल जब प्रदेश के प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बयान दे रहे थे तो उनका बड़ा हिस्सा इकोनॉमी पे ही था अजय, और ये जब बात वो बाजार की बोल रहे थे तो तालियों की गड़गड़ाहट सदन में भी सुनाई थी। अरे और उन्होंने कहा तो बाजार में भी किसी भी कंपनी के बारे में बोलेगा तो समझिए आप इसको अगर आप डिम्पी, अगर आप देखें जब से मोदी जी आए हैं, अगर आप देखिए 2014 से अब तक का पीएसयू इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखिए। रेड्डी साहब लेके आइए जरा पीएसयू। अगर आप देखिए पीएसयू बैंक्स पूरे री रेट हो गए, पहले फोन बैंकिंग चलती थी। अगर आप देखें डिफेंस पीएसयूज, उनको तो कोई पूछता नहीं था। एचएएल तो हमारे लखनऊ की कंपनी है, लेकिन देखिए कितना एचएएल ने पैसा बना के दिया है, अगर आप निवेशकों को देखें।
ये तो खैर इन स्टॉक्स के ऊपर नजर है डायरेक्टर साहब। पीएसयू बैंक इंडेक्स नहीं, पीएसयू इंडेक्स को अगर आप थोड़ा लंबी अवधि का निकाल के लाएं तब मालूम चलेगा कि पीएसयूज ने क्या पैसा बना के दिया है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन पीएसयूज रीरेट हुए हैं मोदी जी की लीडरशिप में। ये देखिए, ये पीएससी इंडेक्स है, क्या जबरदस्त चली है। अगर आप थोड़ा लंबा ड्यूरेशन देखेंगे तब भी आपको ये देखिए 2019 से है ये, तो 2014 से देखेंगे और भयंकर गेन। तो पीएसयू ट्रेड्स डेफिनेटली वर्क किए और इंडियन पीएसयूज की री रेटिंग हुई है, बहुत जबरदस्त री रेटिंग हुई है। बैंकों में तो मतलब अगर आप देखिए जो टैलेंट पीएसयूज में आया तो शानदार है। अभी भी समझ में नहीं आता है कि कौन से पीएसयू डिफेंस में इतना तेजी आ रही है कि नए ऑर्डर्स के चलते। तो ये एक पीएसयू का री रेटिंग जो कि बाजार में हमने देखा, मोदी जी को पहली बार स्टॉक्स का हवाले देते हुए HCL का उन्होंने हवाला दिया, LIC का हवाला दिया। तो ये मैंने पहली बार देखा है। और ये बात भी है कि पीएसयूज ने पिछले कुछ सालों में मार्केट में गदर मचा रखा है और जिसके हाथ लग गया तो उसे छोड़ना नहीं है। लेकिन गदर से याद आया कि आज फ्राइडे भी है और पीवीआर का स्टॉक भी बहुत चल रहा है। गदर जो है वैसे ही गदर मचा रही है सबके दिलों में, पूरे हमारे देशवासियों की पुरानी फेवरेट है। यही नहीं, आपको पता है कल कौन देखने गया था? जेलर। नहीं, आइए आपको दिखाते हैं। दिखाइए डायरेक्टर साहब, कल जो है देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक के हेड ओके सुबह 6 बजे माटुंगा पहुंचे हुए थे। अरे बाप रे, 6 o'clock का शो। मिस्टर शशि जगदीशन जी वो तक जेलर देखने गए थे। तो ये वीकेंड जो है बड़ा खास होने वाला है। अब लेके आइए हमारे फेवरेट पाजी की फोटोग्राफ, वो भी आपको दिखा दे अपने व्यूअर्स को। तो माहौल बढ़िया है। रेड्डी साहब ये देखिए, पहचान रहे हैं डिम्पी जी आप इनको? हमारे इन हाउस सनी पाजी। कहाँ से ये उठा ली सर ये फोटो? कहाँ से एक्सपेरिमेंट है ये? तो बहुत ही अजीब सा एक्सपेरिमेंट है। देखिए गदर मचा रखा है। हम इस बार जो है बहुत एक्सपेरिमेंट है, अजीब सा गदर मचाने वाले एलिमेंट्स हैं। तो हमारे एंकर्स में, हमारे चार्टिस्ट में, हमारे इन हाउस। नहीं सर, ये फोटो हटवानी पड़ेगी। आपके घर में फोन आ जाएंगे वरना। ये देखिए गदर मचा रखा है, क्या शौक देते हैं डिम्पी हाँ, जी, घर में क्या फोन आ मस्ती जाएंगे, लोग काटते हैं बोलेंगे हम ये लोग। क्या है। चलिए एनीवेज। और सनी देओल और इसमें एक फोटो आज इसमें एक प्रॉब्लम भी है, इसमें सनी देओल ने चश्मा डाल रखा है। चश्मा नहीं डालना चाहिए सनी देओल को। अभी ठीक करवा देंगे। चलिए वापस आइए, बाजार की बातचीत करते हैं। कल बाजार में काफी एक्शन हुआ। कल बाजार में एक्शन ये हुआ कि पहले तो बाजार हॉकिश कमेंट्री से घबराया। इंट्राडे लेके आइए डायरेक्टर साहब। पहले लगा कि ये इंक्रीमेंटल सीआरआर क्या है साहब, क्या किस तरह से कर्राई आ रही है, कसाई आ रही है। तो बाजार एक सेकंड में काफी जोर से घट गया था। लेकिन जब अगर आप उसकी कमेंट्री देखें गवर्नर साहब की, तो 12 अगस्त को लगेगा इंक्रीमेंटल सीआरआर और 8 सितंबर को ही रिव्यू हो जाएगा। करेक्ट। तो यहां से लग रहा है कि टेम्पररी है, रिव्यू होगा, हटेगा नहीं बोला है। तो उससे में देखते हैं। ठीक है। तो इसलिए रिकवरी हुई, लेकिन हॉकिश तो थी कमेंट्री। आपने वाली लाइन देखी, हम लोग यहाँ साथ में बैठे थे, मैंने बार बार उसके बारे में बात की कि वी आर कीपिंग द विंडो ओपन शुड द नीड अराइजेस। यानी ये पॉज है, एक और कट हो सकता है, पिवट नहीं है, जो बात पहले आ रही थी। यूएस से भी यही होने वाला है, मैं बता दूं आपको। इसीलिए इससे मैं कॉशियस है थोड़ा सा। बाजार रिकवर नहीं किया, बहुत ज्यादा फ्लैट बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी फ्लैट बंद हुआ है अगर आप देखें तो। लेकिन कुछ खास स्टॉक के अंदर बहुत जबरदस्त बड़ी हुई। ये देखिए, ये क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं है एक्चुअली। तो देखने वाली बात है कि यहां से क्या रुख लेता है बाजार। आईटी में और कुछ मेटल्स में हमें तेजी दिखाई दी। JSW, टेक महिंद्रा चल ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बाजार इस कमेंट्री के बाद थोड़ा सहम गया। मैं आपको एक और स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा जहां री रेटिंग मूव देखिए। तो आरबीआई की कमेंट्री के बाद मामला थोड़ा सा नरम हो गया है, ये बात तो फॉर श्योर, इसमें कोई दो राहें नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन मामला अभी हमें थोड़ा 2-4 दिन देखना पड़ेगा। फ्राइडे भी है आज। ओके। लेकिन जी में जो मूव आया है, हमने आपको 8 से 9 में कल ही बताया था, जी पे ध्यान रखिए। 7 फंड्स ने 2 क्वार्टर में ऐड किया है। करेक्ट। रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। अगर मामला थोड़ा सा भी ऊंट इस करवट बैठा कि पॉजिटिव, तो हाथ नहीं आएगा स्टॉक। 16% ऊपर बंद हुआ है। आज एमके ने 350 का टारगेट लगाया है। और ये आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर फॉलो बाइंग भी है, आज भी आए। हाँ, क्योंकि 12-15 टाइम फॉरवर्ड वाली चीज अब 40 टाइम फॉरवर्ड ट्रेड होगी, क्योंकि अब एमएनसी वैल्यूएशन मिलेगा उसको। राइट, करेक्ट। जो जिसे 1-2 क्वार्टर से बेकार लीडरशिप में इशू, दुनिया भर के लेगेसी इश्यूज,
तो नीचे आ गया था, वैल्यूएशन कंप्रेस हो गया था। अब वो वापस एक्सपैंड हो रहा है, तो इस स्टॉक पे नजर बना के रखिए। लेकिन डिम्पी के पास जाते हैं। डिम्पी, एफएनओ में क्या एक्शन हुआ? कल निफ्टी, बैंक निफ्टी बड़ा फ्लैट बंद हुए। हाँ अजय, अब निफ्टी के अंदर तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉब्लम है, ये बात थोड़ी सी माननी होगी। और आप देख भी रहोगे पिछले 3-4 दिन से बैंक आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो तो ड्रैगर का काम कर रहे हैं। कल भी जब पॉलिसी हुई उसके बाद से बैंकिंग में थोड़ी और गिरावट आई है। मैं पहले जरा निफ्टी पे आऊँगा, उसके अंदर फिर बैंक निफ्टी पे जाऊँगा। अगर आप पहले जरा निफ्टी का चेक करेंगे तो इसका ओपन इंटरेस्ट ना सिर्फ 1% से कल माइनस हुआ है। ये 1% माइनस और चार्ट को आप कॉम्बो देखेंगे ना तो आपको दिखेगा एक सीधी स्लोपिंग डाउनवर्ड लाइन खींची हुई है, उसको ना टच तो करता है बट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा निफ्टी। ये एक बड़ी वजह है कि इसका एक रेजिस्टेंस 650-700 वाला वो पक्का होता जा रहा है। 3-4 बार इसको ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन ये स्क्वीजिंग हो रही है, ये एक 3-4 दिन में आपको फ्री कर देगा, आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि 55 पॉइंट का प्रीमियम है, इच्छा शक्ति मार्केट के अंदर है, 2 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि मार्केट के अंदर बारूद भी अभी काफी है। एक चीज अच्छी कल निफ्टी के तौर पर रही कि उसने 19,500 को ब्रेक नहीं किया। आप पॉलिसी अच्छी लाएं, बुरी लाएं, आपको यूएस का डाटा अच्छा लगे, बुरा लगे, आप ओपनिंग अच्छी करो या नेगेटिव करो, मार्केट अभी एक चर्न ही कर रहा है। वो चर्निंग में 19,500 300 वाले 2 अहम पड़ाव आपके लिए सपोर्ट की तरह खड़े हैं, और 2 रेजिस्टेंस 650 और 850 वो भी रेजिस्टेंस के तौर पर खड़े हैं 19,000 की रेंज में। कुल मिला के आज का दिन भी आप इसी में ही निकाल देंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि ना ही एफआईज के अंदर कुछ मेजर चेंज हो रहा है, उल्टा वो तो 4% से और कम हुए हैं। इसका मतलब थोड़ा और ड्रैग होने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय पुल बैक आने के। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक काम होता रहेगा। जी जैसे एग्जांपल अभी आप दे रहे थे, कल इसी बाजार में जी ने 20% का सर्किट लगाया, तो ये तो होता रहेगा। निफ्टी के अंदर फिलहाल आज के लिए तो थोड़ा लूज ही है मार्केट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट दिख नहीं रहा निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, ऑलराइट। तो ये तो हुई डिम्पी इंडेक्स की बात। अब 2 स्टॉक्स कौन से जो आज वॉच आउट करने हैं? हाँ, मैं उन दोनों स्टॉक्स के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बैंक निफ्टी का पॉइंट बताना जरूरी है। कल बैंक निफ्टी के अंदर ना 12% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। ये टिपिकली एक्सपायरी के आसपास होता है जब हम रोल ओवर कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। ये जो 12% कम हुआ है ना, ये 44,800 और 45,000 की ना टफ रेजिस्टेंस बना रहा है। अब बैंक निफ्टी को ना कमाल करके दिखाना होगा, अब तक बहुत हो गया। अब बैंक निफ्टी को कुछ जादू करके दिखाना होगा ताकि इस रेंज को पार कर पाए। अगर नहीं होगा ना तो आप यकीन मानेगा बैंक निफ्टी प्रेशर बनाने का अच्छे से काम करेगा, और बैंकिंग वालों को सावधान रहना चाहिए। बस मैं इतना ही पॉइंट बोल रहा हूं, और इसके अलावा नहीं। एक और पॉइंट मैं दोनों शेयर बताने से पहले नोटिस कराऊं, क्योंकि वो रेयर मिलता है। 9 शेयर एफ&ओ बैन में है, 9 शेयर इंक्लूडिंग जी एंटरटेनमेंट। ये 9 शेयर एंजाइटी बता रहा है ट्रेडर्स की, कि वो कितने बेचैन हो गए हैं, उनकी पोजीशनें खड़ी हैं, ना वो काट पा रहे हैं ना वो कुछ कर पा रहे हैं। इसलिए 9 शेयर एफ&ओ बैन में आपको स्टार्टिंग या मिड ऑफ द सीरीज के अंदर रेयर मिलेगा, लेकिन इस बार मिल रहा है, तो आप इसको थोड़ा देख के ट्रेड कीजिएगा। ये 9 को 9 शेयर हमने आपके लिए लिस्ट में भी लेके आए हैं। अब आपने 2 शेयर की बात पूछी, तो मैं पहला बताऊंगा इंडिया सीमेंट्स को। इंडिया सीमेंट के अंदर थोड़ी बहुत खरीदारी हुई है। पिछले 3-4 दिन पहले भी हमने एक सीमेंट कंपनीज आपको बताई थी, वो भी अच्छी चली थी। इंडिया सीमेंट के अंदर एक ब्रेकआउट ड्यू है। ये ब्रेकआउट आज अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर शेयर को छोड़ देना। इसलिए हमने लिखा है, बकायदा एरो बड़ा बड़ा मार्क करके रखा है कि इस लेवल को पार कर जाए तो फिर आपके काम आएगा। दूसरा, इसके अंदर ताज़ा खरीदारी हो रही है, सेक्टर के अंदर बज़ बना हुआ है, और वैसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, और ये ब्रेकआउट का एक लेवल पे आके रुक गया है। तो इसलिए एक बार अगर ब्रेकआउट होता है तुरंत एंटर कीजिएगा, अच्छा पैसा बन जाएगा। वित्तीय सलाहकारों से एक बार अपना पूछ लीजिएगा। दूसरा शेयर जिसके बारे में अजय भी कह रहे थे कि आज फॉलो बाइंग आ सकती है, वो है जी एंटरटेनमेंट। देखिए कल जो हुआ ना जी एंटरटेनमेंट में, वो लास्ट में कुछ लोगों ने तो डर के ही सौदा प्लस नहीं किया होगा कि अभी 3:30 बजने वाले, कहीं हम फंस ना जाए कि ऊपर ना हो जाए। आज ना वो और आपको इंपॉर्टेंट मूव दिखाएगा। हमने ना एक 2 लाइन ड्रॉ की हुई है, एक कलर्ड लाइन है और ऊपर 2 पिंक कलर की लाइंस होंगी। इसके बीच का टिपिकली बाय जोन है जिनके पास दिलेरी या मेहनत थोड़ी कम कर रहे हैं, या थोड़ा वो कम पोजीशन रखना चाहते हैं, रिस्क कम लेना चाहते हैं। लेकिन जो इस लाइन के ऊपर लेगा वो ज्यादा रिस्की होगा, उसका रिवॉर्ड भी ज्यादा आएगा। इसलिए शेयर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये एफ&ओ बैन में है, इसलिए जो भी आप पोजीशंस लीजिएगा थोड़ा कैश के अंदर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे भी लेना चाहते हैं, क्योंकि स्विंग मेरे को लगता है 5% का कम से कम आज और आएगा, इसलिए कई लोगों के लिए इंट्राडे भी पोजीशंस हैं, इसलिए हमने फ्यूचर्स में काउंट कर लिया। इंट्राडे में पेनल्टी नहीं लगेगी, लेके जाने पर ही पेनल्टी लगेगी। तो ये 2 शेयर हमारी तरफ से, एक तो जी एंटरटेनमेंट और दूसरा इंडिया सीमेंट।
जी में अभी हम और आगे भी बात करेंगे, डिलीवरी डेटा भी निकाला है डिम्पी ने, उसको भी हम लेके आएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। अक्षय भागवत हमारे साथ हैं, हमारे साथ विनय रजानी हैं और साथ में लक्ष्य सिंह भी हैं, राहुल घोष भी हैं। लेकिन लक्ष्य दिख नहीं रहे थे। हाँ, लक्ष्य की गेमिंग सीट मुझे दिख चुकी है। एक दिन इसके ऊपर बैठ के गेम खेलेंगे आपके साथ, कोई बढ़िया। क्या गेमिंग कंसोल भी है क्या घर पे, या सिर्फ गेमिंग सीट ही है? जी, लैपटॉप में खेलता हूँ अभी, अरे मोबाइल क्या में। बात है, ये सही काम करते हैं। लेकिन शुरुआत हम करेंगे राहुल जी के साथ, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट कह रही है कि पहला सवाल मुझसे हुआ जाए। नमस्कार राहुल जी, बताइए कहाँ से शुरुआत करेंगे आज? निफ्टी बैंक निफ्टी इतना बोरिंग सा हो गया है, आप लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं? कल देखिए कैसा लगा, शायद रिकवर होगा। पहले तो शॉर्टर्स को लगा घटेगा, घटा भी नहीं बहुत ज़्यादा, क्लैरिफिकेशन आ गया एसबीआई का, उसके बाद रिकवर भी नहीं हुआ। कैसे ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी इतने फ्लैट रेंज में? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली निफ्टी बेस्ट टाइम टू ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट स्ट्रैडल्स के थ्रू है, क्योंकि मार्केट वायलेंट मूव्स भले ही दे रहा है 100-150 पॉइंट एक साइड पे, बट अल्टीमेटली आ रहा है वही 19,500 और 19,600 बैंड में। लास्ट वीक के व्यू से कोई चेंज नहीं हुआ है। 19,800 तक कोई भी रैली आता है निफ्टी में, इट विल गेट सोल्ड इनटू। तो सेल ऑन रैलीज ही है 19,800 तक। 19,800 के ऊपर फ्रेश स्टॉक लेना पड़ेगा कि हाँ लॉन्ग जा सकते हैं कि नहीं, बट अप टू 19,800 ऑल रैलीज विल गेट सोल्ड इनटू। दूसरा, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, 45,800 लेवल है, तो अभी तो बहुत टाइम है। अभी बैंक निफ्टी 44,500 के आसपास चल रहा है, तो 45,800 के नीचे फिर से ऑल रैलीज सेल किए जाएंगे। तो अगर एक 500-700 पॉइंट का रैली भी मिलता है आपको बैंक निफ्टी पे, उसके शॉर्ट करना ज्यादा मुनासिब रहेगा, या कि इंस्टेड ऑफ लॉन्ग जाना उस रैली में। तो शॉर्ट स्ट्रैडल्स अगस्त मंथ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप हो सकता है 46,000 का बैंक निफ्टी के केस में और 18,600 निफ्टी के केस में। शॉर्ट स्ट्रैडल को खेलें, क्योंकि मूव्स जो हैं निफ्टी बैंक निफ्टी वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर लग सकते हैं। अक्षय, इनफैक्ट इनके पास चलते हैं, लक्ष्य के पास, उसके बाद हम अक्षय के पास जाएंगे। लक्ष्य, बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले यहाँ पे मेरे सारे सेल हैं, कल भी सेल थे बैंक्स में, तो वो अभी भी बने रहेंगे। एक्सिस, आईसीआईसीआई, बीओबी मैंने कल के शो में दिया था, बट अभी आज के लिए है कि यूएस में जो हलचल हुई है, और कल गुड न्यूज के बाद भी मार्केट ने सारे गेन्स गिव अप कर दिए हैं। ये टेक्सचर मैंने 2-3 दिन पहले भी मेंशन किया था कि यूएस इज रेडी फॉर ए करेक्शन ऑफ 3 to 5% एटलीस्ट इन नैस्डैक। मुझे लगता है कि आईटी यहाँ से कमजोर दिख रहे हैं, थोड़ा सा डिप आ सकता है। तो इन्फी इज ए सेल, 1406 का स्टॉप लॉस है, 1360 का टारगेट है। एचसीएल भी सेल है, 1145 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 1120 1112 का है। अंबुजा सीमेंट सेल है, 463 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 450 444 है। और टेक महिंद्रा भी सेल है। टेक महिंद्रा इनफैक्ट ज्यादा मोमेंटम से जब भी गिरता है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा वॉच करें, उसमें ज्यादा बेनिफिट बन सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 1248, टारगेट 1210 1190 के रहेंगे। ओवरऑल इंडेक्स में मेरा व्यू बेयरिश है, कल भी मैंने शो में दिया था, उसके बाद हमने 200-300 पॉइंट का स्लाइड देखा। मेरा अभी व्यू ये है कि बैंक निफ्टी एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है डेली टाइम फ्रेम में, और उसको ब्रीच करने की पूरी कोशिश कर सकता है इस हफ्ते, अगले 1 से 2 दिन में भी हो सकता है ये चीज। तो मुझे लगता है 44,400 के नीचे अगर हम आते हैं तो 44,000 और 43,900 और 700 लेवल्स आ सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस 44,850 का रहेगा। ये पोजिशनल व्यू है, खेलने के लिए इसको आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे अगर आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एट द मनी पुट्स लेके आप इसको कर सकते हैं। और आज का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफआईआईज ने काफी फ्यूचर में जो पोजीशंस हैं काफी सारी सेल की हैं स्टॉक्स में और इंडेक्स में। वो तो कई सारी ब्लॉक डील्स भी हैं, वो भी एक रिफ्लेक्ट हुई हैं। ठीक है, लक्ष्य की ये आज की रिकमेंडेशंस है। सेल साइड वो थे पिछले हफ्ते से, हमें याद है, इस हफ्ते के स्टार्टिंग से हमें याद है ये बात। लेकिन अक्षय भागवत और विनय रजानी वहाँ वो कहाँ दाव लगा रहे हैं ये भी समझते हैं। अक्षय बताएं, मॉर्निंग आपके कौन से होंगे आज के ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग टू ऑल, दर्शकों को नमस्कार। मेरे दो जो बाई ट्रेड्स रहेंगे वो है, पहला है बीपीसीएल। तो बीपीसीएल का अगर चार्ट पैटर्न देखे आप तो 355 ये लेवल पे बार बार
बीपीसीएल एक बाउंस बैक की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। ये दौर गए 3 से 4 महीने से चालू है बीपीसीएल में। तो ये लेवल सपोर्ट जो है हमने रीटेस्ट करा है, और प्रीवियस 2 दिन का अगर आप ट्रेडिंग एक्शन देखेंगे तो वापस और एक बार ये वही सपोर्ट लेवल से उछलता हुआ दिख रहा है। तो हमारा मानना है कि ये ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ है, एक अच्छा सेटअप बन रहा है, जहां पे आपको ऑयल एंड गैस क्षेत्र में थोड़ा सा एक बम्प अप दिख सकता है, क्योंकि इसमें काफी शॉर्ट्स के प्रेजेंस है। और हमारा मानना है कि यहाँ थोड़ी सी एक शॉर्ट कवरिंग की एक रैली मिल सकती है आपको। तो बीपीसीएल आप बाय कीजिए करंट रेट पे 362 से 360, आपका टारगेट बनेगा 384, एक्सटेंडेड टारगेट 397 और 352 के स्टॉप लॉस से चले। जो दूसरा ट्रेड है वो है टाइटन। तो टाइटन का भी अगर आप ब्रॉडर पैटर्न देखेंगे तो हल्की सी एक करेक्शन में चल रही है। ये अगस्त महीने में थोड़ा सा दबाव बना है, बट प्रायर 2 दिन में एक अच्छा उछाल किया है। वॉल्यूम एक्शन बहुत ही स्ट्रांग रहा है 2900 के स्तर पे, और हमारा बिलीफ है कि ये एक बाउंस बैक कैंडिडेट हो सकता है, जहां आपको ऊपरी स्तर में 3045 से 3075 के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो बाय करके चले टाइटन विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2910। मार्केट भले स्लिपरी टर्फ पे है, फिर भी हम जो एक्शन चल रहा है मिड कैप्स में या कुछ स्टॉक स्पेसिफिक काउंटर में, इसलिए हम अभी भी स्पेसिफिक स्टॉक स्पीकिंग बाय की तरफ ही मेंटेन करने की राय रखेंगे। कुछ चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश की है। लक्ष्य ने बैक टू बैक काफ़ी सारे शॉर्ट्स दिए, और अक्षय कह रहे हैं कि बीपीसीएल और टाइटन आप प्लस के लिए भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाजार के अंदर सब जगह शॉर्ट ही हो, आपको प्लस कैंडिडेट अभी भी मिल रहे हैं। विनय रजानी से पता करते हैं उनका स्टांस क्या है। विनय, गुड मॉर्निंग। आप अपने शेयर्स बताइए जरा, उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि आप बुलिश हैं कि बेरिश हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेनी चाहिए। अभी रिजल्ट सीजन भी चल रही है और काफी सारे सेक्टर्स रोटेशन भी हो रहे हैं, काफी स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो ऐसा पैनिक सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, तो कहीं कहीं लॉन्ग साइड पे भी मौके मिल रहे हैं। तो मिड कैप आईटी सेगमेंट में से मेरा एक स्टॉक लॉन्ग साइड पे है, सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो काफी 3-4 वीक से ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, और नतीजे आने के बाद इसमें थोड़ा सप्लाई आया, फिर वापस से एब्जॉर्ब होकर स्टॉक ने कल ट्रेंड रिज्यूम किया है। तो जो कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आता दिख रहा है, और सोनाटा सॉफ्टवेयर का प्राइमरी ट्रेंड तो पॉजिटिव था ही। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर 1068 के लेवल पे आप लॉन्ग कर सकते हो। ट्रेडिंग के लिए 1045 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अपसाइड में 1100 का टारगेट 1 दिन या 2 दिन में आ सकता है, इसके बियॉन्ड भी जा सकता है, और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इसको ट्रेड करेंगे तो भी बेटर रहेगा। जो दूसरी पिक रहेगी शॉर्ट साइड पे रहेगी, बैंकिंग सेक्टर पे व्यू थोड़ा बेरिश बैठ रहा है, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक, और जिसमें एक्सिस बैंक का सेटअप नेगेटिव लग रहा है। और बैंक निफ्टी में जैसे ऐसे बात हुई कि बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली चार्ट पे बन रही है, और अगस्त फ्यूचर की शुरुआत जो हुई थी स्टॉक फ्यूचर्स में एक ऑल टाइम हाई ओपन इंटरेस्ट से शुरुआत हुई थी, और एफआईएस की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में और स्टॉक फ्यूचर में अच्छी खासी बिकवाली हो रही है। तो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव साइड से नेगेटिव संकेत आ रहे हैं। तो काफी सारे डेरिवेटिव स्टॉक्स जो हैं जिनका टेक्निकल सेटअप वीक है, उनमें से एक स्टॉक है एक्सिस बैंक, और बैंक निफ्टी रिलेटिवली अंडर परफॉर्म करे ऐसा दिख रहा है। तो एक्सिस बैंक में अगस्त का फ्यूचर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं 945 के करीबन। 965 का आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, और नीचे में आप 917 का टारगेट ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। तो ये 2 पिक मेरी तरफ से रहेगी, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। काफी ज्यादा मिक्स्ड और बैलेंस्ड स्ट्रेटेजी। अक्षय भागवत से कॉल्स नहीं हुई हैं, अभी हम जाएंगे अक्षय के पास और उनसे जानेंगे ट्रेडिंग आइडियाज। अक्षय बताइए। अजय जी, मैंने ट्रेडिंग आइडियाज जस्ट दिए हैं, फिर भी बीपीसीएल और टाइटन दोनों मेरे राहुल से, क्योंकि पहला सवाल इंडेक्स पे आ गया था उनका। राहुल बताइए आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या है? तो हालांकि सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, बट ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं क्योंकि जो रेंज है निफ्टी का वो थोड़े से लोअर एंड ऑफ द रेंज आ रहा है अभी निफ्टी। तो 2 स्टॉक्स ऐसे मैंने चुने हैं जो बहुत ही आउट परफॉर्म कर रहा है इस फॉलिंग मार्केट में, रेजिलिएंट रहे हैं इस आउट परफॉर्मिंग मार्केट में, और तीसरा एक डिमांड जोन पे भी आया है। दोनों स्टॉक्स है साइंट और बर्जर पेंट्स। तो पहले साइंट की बात करते हैं। 1527 जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 1420 होगा और टारगेट होगा 1635। दूसरा बर्जर पेंट्स 705 के ऊपर बाय कर सकते हैं, 1.5% अभी भी ऊपर कंडीशनल बाय है। 705 के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 680 रहेगा और इसका टारगेट रहेगा 735। तो साइंट और बर्जर पेंट्स में लॉन्ग साइड में ट्रेड।
है, ऑलराइट। तो ये अब सारे हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन हम तक आ चुकी है। हमारे इन हाउस रिसर्चर्स भी हैं हमारे साथ जो कंट्रीब्यूट करेंगे हमें। पूजा में अर्निंग्स बताएंगी, आशीषा आज के सारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ बताएंगी। ये क्विकली हम ले, लेकिन सबसे पहले कुछ की स्टॉक्स के और कुछ की न्यूज़ फ्लो की बात कर लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के कल नंबर्स आए और अजय नंबर्स तो मिक्सड थे, लेकिन कमेंट्री कितनी स्ट्रांग थी। देखिए मामला देखने वाली बात यह है कि हीरो मोटो एक चला हुआ स्टॉक है। 2200 वाला 3031 होके आया, उसके बाद गिरना शुरू हुआ है। रेड्डी साहब, अगर आप लास्ट एक साल का चार्ट लेके आए हीरो मोटो का, तो अपने व्यूअर्स को समझाना आसान होगा कि ये जो स्टॉक है 2200 पे सारे नेगेटिव्स प्राइसिंग कर रहा था। अब 3150 पे काफ़ी हद तक जो कमेंट्री आ रही है, ये तीसरी या चौथी बार है जब हीरो मोटो के नए सीईओ ने नए लॉन्चेस और सेकेंड हाफ द ईयर के लिए पॉजिटिव बातें की हैं। करीब 3100 के आसपास स्टॉक जाके वहाँ से टॉप हुआ, थोड़ा नीचे आया। प्रमोटर्स के ऊपर कुछ रेगुलेटरी एक्शन भी हुआ था, अब भी चल रही उसकी वजह से दबाव में आया था। लेकिन स्टॉक बहुत अच्छे मोमेंटम में, नंबर्स में मार्जिन बढ़े हैं इनके, भले ओवरऑल मिक्स हो नंबर, मार्जिन और आउटलुक दो ही चीजों पे टू व्हीलर स्टॉक रिएक्ट करता है। बाकी सारी चीजें, नए लॉन्चेस की भयंकर कमेंट्री दी है और सेकेंड हाफ में चीजें इंप्रूव होने की कमेंट्री दी है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ये जो प्रेशर है इसका या शॉर्टिंग है रेगुलेटरी एक्शन की वजह से या जो भी, अगर ये एब्जॉर्ब हो गई तो ये नेक्स्ट राउंड के लिए चाहिए। वैसे अजय, आप ये जो कमेंट्री की बात करें, इनफैक्ट इस साल के स्टार्टिंग से ही देखें तो हीरो मोटोकॉर्प की बार लगातार कन्विक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ न्यू लॉन्चेस की बात बार की जा रही है। हर क्वार्टर नए लॉन्चेस की बात लास्ट टाइम भी थी और अब भी वही हो भी रहे लॉन्चेस, हो भी रहे, बिल्कुल हो रहे, प्रीमियम सेगमेंट में हो रहे हैं। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आशीषा है और हमारे साथ पूजा है। पूजा, चलिए शुरुआत आपसे करते हैं, कहाँ नजर है आपकी? जी, नतीजों की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प पे तो अभी चर्चा हुई ही। उसके अलावा पहले उन नतीजों से बात करते हैं जहां पर कि नतीजे अच्छे आए हैं। LIC से शुरुआत करेंगे। LIC के नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रीमियम इनकम में भी काफ़ी शानदार बढ़त हुई है और मुनाफा 603 करोड़ से बढ़कर 9,635 करोड़ का कंपनी ने दर्ज किया। तो एक शानदार जंप है जिसके चलते आज स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है। अपोलो टायर्स के भी नतीजे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। आय में करीब 5% की ग्रोथ, मुनाफा 123% बढ़ा है कंपनी का और मार्जिन में भी 52% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता, इससे जुड़ी खबरें भी आ रही हैं और नतीजों के चलते भी ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। आय में भी काफ़ी अच्छी बढ़त, मार्जिन पर अगर देखेंगे तो 132 करोड़ से बढ़कर मार्जिन के जो नंबर्स आए हैं 178 करोड़ के आए हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स ग्लोबल हेल्थ के। इसके अलावा एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज़ के भी नंबर्स हर फ्रंट पर काफ़ी शानदार हैं। कामकाजी मुनाफा बढ़ा है 34% से, मुनाफे में 58% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की और लेमन ट्री के भी नतीजे अच्छे नज़र आ रहे हैं। मुनाफे में करीब 70% की ग्रोथ, आय में 15% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। इसके अलावा कुछ नतीजे कमज़ोर भी आए हैं। इसमें सेल से पहले शुरुआत करते हैं। आय में मामूली 1.5% की बढ़त हुई है, मुनाफा घटा है, 70% से ज़्यादा की गिरावट मुनाफे में देखने को मिली है। और बायोकॉन के भी नतीजे हर फ्रंट पर कमज़ोर ही नज़र आ रहे हैं। आय में 9% की गिरावट, मुनाफा 67% डाउन है कंपनी का। मार्जिन के फ्रंट पर काफ़ी ज़्यादा दबाव दिख रहा है, 26.4% से घटकर इस बार के जो मार्जिन फिगर्स हैं वो 20.8% की कंपनी ने दर्ज किए। ऑलराइट, शुक्रिया पूजा ये सारी अर्निंग्स रिफ्लेक्ट करने के लिए। इनमें से पॉसिबल ट्रेड्स ढूंढते हैं। आशीषा से भी जुड़ जाते हैं और आशीषा में बताएंगी दूसरे स्टॉक्स न्यूज़। आशीषा। जी हाँ, सबसे पहले HCL टेक की बात करेंगे। वेराइजन बिजनेस ने कंपनी के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का टाई अप किया है। करीब 2.1 बिलियन डॉलर्स की ये डील है। इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 17,000 करोड़ की ये डील है। 6 साल के स्पैन में ये की जाएगी। तो बड़ी न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है जिसके चलते HCL टेक पर आज स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा सूर्य रोशनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है जहाँ सब डिवीजन कंसिडर किया जाएगा। CMS इन्फो सिस्टम्स कल भी फोकस में था, अब बायर्स और सेलर्स की डिटेल्स आती हुई नजर आई है। प्रमोटर ग्रुप बारिंग्स PE एशिया ने करीब 19.4% स्टेक बेचा है कंपनी में। और कुछ बायर्स की बात करें तो सोसाइटी जनरल, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, नोमुरा, MIT जैसे कुछ फंड्स हैं जिन्होंने स्टेक खरीदा है। तो जिसके चलते CMS इन्फो सिस्टम्स पर भी आज स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा आइडिया फोर्ज की बात करते हैं। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, 88 करोड़ का ऑर्डर है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला है। SJVN ने ONGC के साथ एक जॉइंट वेंचर टाई अप किया है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ये टाई अप है जिसके चलते SJVN पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी।
कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। BHEL जॉइंट वेंचर और L&T ने बिड किया है 6,500 करोड़ का गन्स का कॉन्ट्रैक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये कॉन्ट्रैक्ट आता हुआ नजर आया है और इन कंपनीज ने बिड किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है जिसके चलते ये स्टॉक्स पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। HDFC बैंक और ITC की AGMs है आज, जिसके चलते कुछ मैनेजमेंट कॉमेंट्री आती हुई नजर आ सकती है। और लास्टली रेड टेप का लिस्टिंग है। मिर्जा इंटरनेशनल से ये कंपनी डीमर्ज हुई थी और आज लिस्टिंग होगा, जिसके चलते इस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में कि इसका एक्सपेक्टेशन प्राइस क्या है, उस हिसाब से आप ट्रेड बैठा लीजिएगा रेड टेप में। मिर्जा इंटरनेशनल ओरिजिनल स्टॉक था, अब उसके अंदर कुछ रह नहीं गया है, तो कहीं आप मिर्जा इंटरनेशनल मत खरीदने लग जाइएगा। अब गेम होगा रेड टेप में, जो नया उसका ब्रांड है डीमर्ज। ये स्पेशल सिचुएशन थी, हमने आपको मिर्जा भी बहुत पहले ही बता दिया था 20 रुपये के आसपास, और उसके बाद ये 45 रुपये के आसपास इसका एक्चुअल अनाउंसमेंट आया डीमर्जर का, तो वो बात अलग है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ गिरीश सोदानी भी जुड़ रहे हैं फंडामेंटल्स पे बात करने के लिए। गिरीश, गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है, पैनल में आप जुड़ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया मुस्कुराहट आपकी। गिरीश, ये बताइए कि IT स्टॉक्स में ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। $2.5 बिलियन की एक और ऑर्डर आई है। HCL टेक कम चला है बाकी से, टेक महिंद्रा वन साइड लीड कर रहा है, लेकिन क्या IT स्टॉक्स लेने का समय आ चुका है? क्या नेगेटिव प्राइसिंग हो गए? आप किसी IT स्टॉक के ऊपर दांव लगाएंगे, या अभी आपको लगता है कि बुरी खबर पूरी तरह प्राइसिंग होना बाकी है और रुके अभी आप बचे? देखिए, IT सेगमेंट अगर हम देखें तो पूरे 1-1.5 साल के अंदर काफी स्लो डाउन फेज में रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी बेकार कंडीशंस थी। बट अब स्लोली अब चीजें रिवाइज हो रही हैं। जैसे कि हम अभी रिसेंट नंबर्स भी देख रहे हैं, तो नंबर्स भी ऑन द एक्सपेक्टेशन साइड पर ही आ रहे हैं। बहुत ज्यादा बुरी जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि नंबर्स बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, वो नहीं हुए। एक तो उन्होंने अपने ऑपरेशंस पार्ट को लेके भी काफी रिस्ट्रक्चरिंग करी IT कंपनीज के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सही समय आने लग गया है कि हम स्लोली IT सेगमेंट्स के ऊपर भी ध्यान देना शुरू करें। इनफैक्ट हमने हमारे यहाँ पे भी कुछ IT सेगमेंट्स ऑलरेडी पहले भी बताए हुए थे आप ही के चैनल्स में, जैसे कि एक विप्रो भी था, हम लोगों ने ऑलमोस्ट काफी नीचे के रेंज पे बाइंग के लिए दिया हुआ है 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए। सो टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ओवरऑल 1 से 1.5 साल का व्यू है, तो IT सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें रैली आनी अभी बाकी है बाजार के कंपैरिजन में, तो ये एक सेगमेंट में डेफिनेटली वॉच रखा जा सकता है। फेयर पॉइंट। HCL टेक लेने का समय, कुछ स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। राहुल, ये बताइए कि बायोकॉन आज कितना गिरेगा? आज बायोकॉन का चार्ट लेके आइए 1 साल का। मैं आपको बता दूं कि करीब 200 रुपये से हमने आपको बायोकॉन में बातचीत करना शुरू की थी कि इसके अंदर एक बायोसिमिलर की डील हुई है और डील होने वाली है सिमिलर, और ये स्टॉक चला है करीब 200 के आसपास से चला है, और टॉप बनाया इसने 275-80 का, उसके बाद थोड़ा सा घट गया 260 पे बैठा है। रिजल्ट बहुत ही खराब है। क्या आप डिक्लाइन पे खरीदेंगे इसको राहुल? हाँ, बिल्कुल खरीदने की गुंजाइश है। एक्चुअली 20 डे EMA के समेत एक डिमांड जोन है हाल ही में। 245 का स्टॉप लॉस लेके 258 पे लॉन्ग जा सकते हैं। 258 पे लॉन्ग जा सकते हैं, 245 का स्टॉप लॉस लग सकता है। ट्रेजेक्टरी ऊपर की साइड में ही अभी भी हायर हाइज हायर लोज ही बना रहा है। एक जो रेजिस्टेंस अभी आया है और जहां से करेक्ट कर रहा है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस स्टॉक में। जनरली फार्मा पैक में 2-3 ऐसे स्टॉक हैं जो अभी भी अपसाइड पोटेंशियल रखते हैं इन स्पाइट ऑफ द जो लार्ज रैली अभी हुआ है। ठीक है, क्या मतलब 2 शेयर हैं जिनका दोनों का नाम N से ही शुरू है, NBCC और NCC। NBCC को तो एक ऑर्डर का बज़ हो रहा है, आज 900 करोड़ का एक ऑर्डर है, एक बार वो भी स्क्रीन पे लेके आइए। इन दोनों शेयर को विनय आप जरा चेक कीजिए। NBCC और NCC ट्रेडर्स के पास काफ़ी हद तक पड़े हुए शेयर्स हैं, कुछ लोग लेना चाहते हैं, लेकिन इनका मूव काफ़ी ज़ोरदार रहा इन बिटवीन कुछ 10-15 दिनों में। एक बार ज़रा दोनों को चेक करके बताइए कि चांसेस कहाँ पे हैं पोजीशंस लेने के अभी भी। जी, तो एनबीसीसी की बात करते तो इसका जो ऑल टाइम हाई था 138 पे था, जो नवंबर 2017 में देखा था। तो अपने ऑल टाइम हाई से तो अच्छा खासा नीचे चल रहा है। अभी रिसेंटली ये डेवलपमेंट हुआ है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है, और जो प्रीवियस स्विंग का जो टॉप था 44 के करीबन था, वो सरपास हो चुका है। तो जो प्रीवियस स्विंग का टॉप था अभी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है उसमें मुझे लगता है कि 44 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। स्टॉक
स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी परफॉर्म कर सकता है। तो एनबीसीसी एक ट्रेंड रिवर्सल केस है ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स, तो अच्छे खासा पोटेंशियल भी हो सकता है, ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स शुड बी हेल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 44 और लॉन्ग साइड में अपसाइड में हम देखें तो 59 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। दिस इज अ पोजिशनल रेजिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। जो हमने जून 2021 में हाई देखा था वो 59 का था, तो वहां तक जाने की उम्मीद हो सकती है नेक्स्ट 3 से 6 महीनों में। और अगर एनसीसी की बात करें तो एनसीसी तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकल सेटअप एनसीसी का काफी बेटर रहा है और अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। शॉर्ट टर्म में सपोर्ट 148 का है और ये जब तक टूटता नहीं तब तक इसका ट्रेंड अपसाइड ही गिना जाएगा। और अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो ऑब्वियसली ट्रेंड तो पॉजिटिव है ही। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स में एनसीसी जैसे स्टॉक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। फिलहाल आपका स्टॉप लॉस 148 है, जैसे जैसे स्टॉक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, क्योंकि इसकी हिस्ट्री इतनी अवेलेबल नहीं इतनी नहीं है, ये अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 148 राइट नाउ, और जैसे जैसे बढ़े उसको ऊपर लेते जाइए। ठीक है गिरीश, एक शेयर के बारे में कल देश के प्रधानमंत्री भी बात कर रहे थे, वो था LIC। उन्होंने कहा कि LIC के बारे में भी लोग बोलते थे कि ये ख़राब हो जाएगा शेयर, लोगों का पैसा हो जाएगा ख़राब अगर इसको लिस्ट करवाया तो लेकिन इस शेयर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसने क्वार्टरली नंबर्स कल अपने शो किए हैं। नंबर्स एक बार आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, 650 रुपये के आसपास है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि लिस्ट होने के बाद चमत्कार तो शेयर ने नहीं किया अभी तक, तो आगे कर सकता है, ज़रा ये आपके सेंस हम जानना चाहते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं गिरीश। LIC की जो नंबर्स हैं, अगर क्योंकि बहुत बड़ा पैरामीटर्स है LIC के अंदर, बट अगर हम दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज के कंपैरिजन में बात करें तो ऑब्वियसली LIC कहीं पे भी एक नीचे बाउंडिंग्स में आता है, क्योंकि प्रीमियम कलेक्शन भी अगर देखा जाए तो कोई बहुत अच्छे ग्रोथ में नहीं है। इसके कंपेरेटिवली में देखा जाए तो SBI और HDFC लाइफ इनके प्रीमियम कलेक्शन काफी स्ट्रांगली आए, तो स्पेशली स्टार ने जो लास्ट परफॉर्मेंस दिया था वो भी काफी स्ट्रॉन्ग था। तो LIC में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि हम ये सोचें कि हमको ये 900, 950, 1000 रुपये हो जाएगा अगले 6-8 महीने के अंदर। LIC में अगर कोई है, क्योंकि वो पुराने जो पहले के जो लेवल पे लोग लिए हुए हैं वही रुक गए हैं, अटक गया है उनका स्टॉक, तो प्रपोजिशनेटली होल्ड करना चाहिए। स्लोली कंपनी रीस्ट्रक्चर कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं बैकएंड रहता ही है इन सब PSUs कंपनीज के अंदर। तो एंड ऑफ द डे अगर देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक है, बट कोई बहुत अच्छा अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर लग रहा हो तो वो नहीं है। ठीक है, तो ये तो अभी नंबर्स की बात रही। टेक्निकल एक्सपर्ट से बात भी कर रहे हैं, इनफैक्ट गिरीश तो हमें राय भी दे रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे आज मैनेजमेंट से भी। सिद्धार्थ मोहंती होंगे हमारे साथ, चेयरमैन LIC के 140 पर, और उनसे आगे के प्लान्स की भी बात करेंगे। अब तो कभी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स भी इस पर आ रही हैं कि अदर फर्दर अपसाइड्स को कोई रिस्क नहीं दिखता है, जो बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स कह रही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ और जो नंबर्स भी आए और की कॉन कॉल में जो टेकअवेज आए उसमें एक स्टॉक पेज इंडस्ट्रीज का भी है, उसे भी एक बार डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट प्रीमियम सेगमेंट ग्रोथ को ड्राइव करेगा, कंपनी का भी ये मानना है। एक बार पेज इंडस्ट्रीज के चार्ट पर भी एक चेक लेते हैं, क्योंकि जो नंबर्स भी रिपोर्ट हुए हैं, मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन हुई है और फेस्टिव सीजन को देखते हुए कंपनी को लगता है कि आगे भी बड़े ट्रिगर्स रह सकते हैं जो ग्रोथ को ड्राइव करें। क्या स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा? 2.5% तेज था पेज इंडस्ट्रीज कल। क्या पेज इंडस्ट्रीज को इन लेवल्स पर मैंने आप खरीदेंगे? जी, पेज इंडस्ट्री में हमने देखा है कि पिछले 4-5 महीने से ये 30 टू बी प्रिसाइज आई एम शेयरिंग द लेवल 36,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है, मल्टीपल बॉटम्स बनी है और धीरे धीरे करके ये स्टॉक अपने 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आने का ट्राई कर रहा है। कल का क्लोज ऑलमोस्ट एट 200 डेज EM में था, तो टेक्निकल सेटअप इंप्रूव हो रहा है धीरे धीरे। हालांकि प्राइमरी ट्रेंड इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर ये स्टॉक 200 दिन की एवरेज के ऊपर टिक जाता है, जो 40,060 के 40,070 के आसपास है, 40,100 मान के चलिए, तो इसके ऊपर टिक जाएगा तो डेफिनेटली टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रांग हो जाएगा और उस केस में ये स्टॉक 43,000 के टारगेट तक भी जा सकता है। तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल केस है। हालांकि हमको देखना है कि आने वाले दिनों में ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। तो डेफिनेटली इट इज शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज लुकिंग गुड। आने वाले दिनों में अगर सस्टेन हो जाएगा तो 43,000 के भी टारगेट दिख सकते हैं और नीचे में अगर शॉर्ट टर्म सपोर्ट की बात करें तो 38,500 शुड बी द स्टॉप लॉस फॉर द ट्रेडर्स। ऊपर के लेवल्स आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये तो बात हुई पेज इंडस्ट्रीज पे। आज बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स कहाँ आई हैं? सब रिपोर्ट्स, मेजर रिपोर्ट्स कंपाइल किया हमारे लिए विमाक्षी लेकर आई हैं। आए उनसे जुड़ते हैं। विमाक्षी बताएं।
बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम बैंक्स के साथ। कल हमने देखा था आईसीआरआर को लेकर अनाउंसमेंट जो आई थी, उस पर काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं। नोमिरा का कहना है कि डेफिनेटली लिक्विडिटी विड्रॉ हो सकती है सिस्टम में टेम्पररीली। ओवरऑल उनका कहना है कि होलसेल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पर इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, बट ये टेम्पररी रहेगा। वो प्रेफर करते हैं बैंक्स को एनबीएफसीज के ऊपर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि रिक्वायरमेंट टेम्पररी है और इसका लिमिटेड इम्पैक्ट आएगा मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पर। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज़ की तो हम बात कर ही रहे थे, तो पेज इंडस्ट्रीज़ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि पहले तिमाही के नतीजे अनुमान से मजबूत आए हैं। कॉस्ट कंट्रोल्स के चलते मार्जिन में शार्प इंप्रूवमेंट नजर आया है, मगर वॉल्यूम्स पर सबड्यूड डिमांड के चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट नजर आया है। मगर फेस्टिव सीजन से काफ़ी अच्छी उम्मीद है मैनेजमेंट को, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने पेज इंडस्ट्रीज़ पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखा। अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने रिवाइज किया है। इसके अलावा ग्रासिम भी फोकस में रहेगा। जेफरीज का कहना है कि काफ़ी मजबूत क्वार्टर ऑन क्वार्टर टर्न अराउंड देखने मिला है पीएसएफ में। पेंट्स का जो कारोबार है वो भी Q4 लॉन्च के लिए ऑन ट्रैक पर है और इसी के चलते जेफरीज ने ग्रासिम पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 2270 रुपीज़ का। इसके अलावा हम फोकस करेंगे हीरो मोटोकॉर्प पर। कंपनी की तरफ से नतीजे आए थे। यूबीएस हाईलाइट कर रहा है कि क्वार्टरली नंबर्स अनुमान के मुताबिक आए हैं, मगर मुनाफा अनुमान से कमज़ोर आया है। एक वन ऑफ के चलते जो गाइडेंस आने वाली थी कंपनी की तरफ से डबल डिजिट ग्रोथ, वो मिसिंग है Q1 की कमेंट्री में, तो इसी के चलते यूबीएस ने बिकवाली की राय दी है। और इसके अलावा अगर हम देखें जेपी मॉर्गन का कहना है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट अभी भी जारी है और इनफैक्ट कंपनी का परफॉर्मेंस मार्केट के इनलाइन रह सकता है, जिसके चलते जेपी मॉर्गन ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे एलआईसी पर। जेपी मॉर्गन का कहना है कि काफ़ी मजबूत अर्निंग्स ऑफसेट हुए हैं वीकर एनडीवी ग्रोथ के चलते। ओवरऑल प्रोडक्ट बिजनेस मिक्स का ट्रेंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आया है। नेगेटिव्स हालांकि लार्जली प्राइस्ड इन है, कोई मेजर अपसाइड रिस्क नजर नहीं आ रहे और इसी के चलते उनकी तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है एलआईसी पर। ठीक है, एलआईसी के ऊपर और दूसरी ब्रोकरेजेस के ऊपर बात करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। अक्षय, मैं आपसे जी की ट्रेडिंग डिस्कस करना चाहूँगा। जी में हुआ क्या? हर तरह से ट्रेडिंग हुई है। फ्यूचर्स में लोगों ने वो जो जैसे ही मर्जर की पुष्टि हुई, खबर आई, वन साइडेड जी में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट होना शुरू हो गई। ये देखिए, डिलीवरी वॉल्यूम आपके सामने करीब 16% की डिलीवरी हुई है। ये रुपीस करोड़ में अगर हम देखते तो मालूम चलता है हमको कि कितने करोड़ का माल लिया गया है जी में। कल करीब 3.25 करोड़ शेयर उसके अंदर डिलीवरी हुई है। एनीवेज, ऑप्शंस में भी काम हुआ होगा, शायद ये बैन में भी चला गया था। अक्षय, जरा इसका ट्रेडिंग एक्शन कल का हमारे लिए देख के बताएं, क्या अभी यहाँ से भी इसके अंदर जूस है? क्योंकि 350 के लेवल के टारगेट्स आना शुरू हो गए आज। इनफैक्ट लोगों का व्यू ये है कि ये एक एकदम बीटन डाउन बॉम्ड अप शेयर था, 10-12 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे चला गया था, लेकिन अब इसको मिलेगी एमएनसी वैल्यूएशन, तो इसलिए कल मैडनेस हो गई स्टॉक के अंदर। क्या आज भी ये जारी रह सकती है? अगर मैं लेके बैठा हूं तो क्या करूं? जी बिल्कुल अजय जी, इसमें एफएनओ पोजीशंस देखे तो ये बैन में चला गया है। लॉन्ग पोजीशंस भर चुके हैं, इसके कारण ये बैन में है। तो आज मैं कहूंगा अगर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे मोमेंटम में तो आप कैश के जरिए पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वोलेटिलिटी जो है इंग्रेडिएंट न्यूज बेस्ड है। बहुत टाइम के बाद ये स्टॉक एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, तो मेरा मानना है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। पोजिशनली इसमें आपको जो टारगेट्स है वो बन रहे करीबन 380 के, जो अपने को दिखे थे सितंबर अक्टूबर 2022 के टाइम पे। तो बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम वाला स्टॉक है। आज देखना पड़ेगा किस तरह से खुलता है, क्योंकि पहले तो ये सर्किट के पास क्लोज हुआ था, तो शायद ऊपरी स्तर में खुले, पर क्लियरली एक मोमेंटम स्टॉक है, तो रेजिस्टेंस ना देके आप कैश में बाय करें ताकि वोलेटिलिटी को आप टाइड कर सकते हो। और आप थोड़ा बड़ा टारगेट करीबन 380 का बना के चले, और एज अ रिस्क मैनेजमेंट आप एक 250 के नीचे स्टॉप लॉस बना के रखे ये ट्रेड में। तो हो गई जी की पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटी। एक और स्टॉक पहले बहुत बहुत ज़बरदस्त पैसा कमा के दिया है इसने व्यूअर्स को। हमने आपको पहली बार बताया था कि 8-10 साल के गैप के बाद इस पूरे ग्रुप में एक तरह का हृदय परिवर्तन हुआ है कि हमें शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करनी है। और 200 रुपये से आपको किर्लोस्कर ऑयल इंजन यहाँ ET स्वदेश में हमने नोटिस करवाया था। लेके आइए किर्लोस्कर ऑयल इंजन का चार्ट। कल शाम को किर्लोस्कर ऑयल इंजन के रिजल्ट्स आए। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए। मैं आपको अर्ज करूंगा कि एक बार देखिए। 50-50, 60% टॉप लाइन ग्रोथ और करीब उतनी ही प्रॉफिट भी ग्रोथ। और स्टॉक ये तो आप 6 महीने का दिखा रहे हैं डायरेक्टर साहब, 3 अगर आप लंबा दिखाएं 1 साल का, तो अपने व्यूअर्स को हम बता सकते हैं कि हमने आपको राइट टाइम पे बताया था कि गौरी किर्लोस्कर अब उनका फेस बन गई है किर्लोस्कर ग्रुप की, पुणे वाले।
और राहुल किर्लोस्कर की बेटी हैं, और वन साइडेड स्टॉक चला है। सवाल ये उठता है कि इस सॉलिड रिजल्ट के बाद क्या इसमें और जूस है। अगर आप प्योर फंडामेंटल्स पे देखेंगे तो आपको 700-800 रुपये का भाव बन सकता है 12 से 14 महीनों में, लेकिन चार्ट्स के बारे में वो हमें बताएंगे लक्ष्य सिंह। लक्ष्य आपको याद होगा, आपसे भी कई बार डिस्कस हुआ है किर्लोस्कर ऑयल इंजन पहले। ये एकदम ये परखा हुआ स्टॉक है लास्ट 1 साल में, और साथ में चल रहे हैं इसके चार्ट्स और फंडामेंटल साथ में चल रहे हैं। अभी यहां से क्या करें? जी, मुझे लगता है इसमें अभी अपसाइड और है, और कम से कम ये इस स्ट्रेच में 500-550 तक जा सकता है, लेकिन वहां पे ये हर एक लेवल पे कंसोलिडेट भी कर रहा है ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने का। तो अगर किसी का व्यू है और 3 से 6 महीने का अगर व्यू ले सकें तो मुझे लगता है कि ये 600-650 तक जा सकता है, क्योंकि अगर इट इज बैक्ड बाय रिजल्ट्स, डेफिनेटली चार्ट्स आर वेरी गुड। मतलब अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का टारगेट बोलूं तो मैं 600-650 से पहले नहीं रुकेगा, लेकिन बीच बीच में महीने 1.5 महीने का कंसोलिडेशन भी आएगा, तो लॉन्ग टर्म व्यू लेके इसको ट्रेड कर सकते हैं। एक्सीलेंट, ये हुई एकदम सटीक संक्षिप्त में व्यू। लेमन ट्री को भी लेके आइए। अगर आपने इंडियन होटल के नंबर्स देखे थे तो आपको मालूम चला होगा, क्योंकि 75-80 रुपीज़ से या इवन 100 रुपये के आसपास से कुछ साल पहले 89 पे हमने इसका ज़बरदस्त कवरेज शुरू किया था इंडियन होटल्स का। लेमन ट्री उसके बाद लिस्ट हुई है कंपनी, लेकिन वन साइडेड इंडियन होटल की जो स्टोरी है, वैल्यू क्रिएशन की स्टोरी, उसके साथ साथ शैले और लेमन ट्री भी आए। लेमन ट्री के कल रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। अभी लेके आइए आप लेमन ट्री, क्योंकि होटल स्टॉक में जब भी बात होती है तो लोग अक्सर सेक्टर लीडर के साथ रहना पसंद करते हैं। गिरीश, आप लेमन ट्री पे बेट करेंगे इस तरह के रिजल्ट्स, और अभी भी क्या इसके अंदर जूस बाकी है? देखिए, लेमन टी बिकॉज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पिछले 3 क्वार्टर्स में 2 क्वार्टर्स में काफी इम्प्रोवाइज हुई है, और लेमन टी ने अभी अभी अपने साथ में काफी नए कोलैबोरेशन होटल्स भी जोड़े हुए हैं। तो अगर ओवरऑल हिस्ट्री की बात करी जाए तो ये काफी अच्छे बेट्स पर है। इन लोगों के आगे ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी काफी अच्छी, क्योंकि रिसेंटली हमने शायद आप ही के चैनल्स पे बात करी थी कि लेमन टी के मैनेजमेंट का जो रिव्यू था वो बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंटेबल में आ रहा था कि उनके अगले 2 साल की जो प्लानिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 40-45 होटल्स के ओपनिंग्स को लेकर है। सो आज अगर देखें तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बेट भी हो सकता है, क्योंकि अगर 6 से 8 महीने का भी एक टाइम फ्रेम लेते हैं तो यहाँ से 25-30%, 40% का अपसाइड भी कोई बहुत बड़ा लगता नहीं है, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपांशन मोड पर ही है, और हॉस्पिटैलिटी अगले 2 क्वार्टर्स को बहुत अच्छे देख रहा है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी आ रहे हैं, छुट्टियों का सीजन भी आने वाला है। दिसंबर एंड फैब वाला जो मंथ रहता है इन लोगों के लिए बहुत बेस्ट पैक्ट रहता है। सो यहाँ से 140-145 का एक रेंज डेफिनेटली दिखाई देता है अगले 6 महीने। ठीक है, लेमन ट्री में ये आपको दिखाई देता है। आपने घर में आपने बोनचाइना के कप यूज़ किए, कटलरी यूज़ किए? आपके घर में है? हाँ बिल्कुल। जब स्पेशल मेहमान आते हैं, अब तो खैर डेली यूज़ में यूज़ होते हैं, लेकिन हम लोग जो छोटे थे और बढ़ रहे थे तब क्या होता था कि जब मेहमान आते थे ना, तब महंगी वाली बोनचाइना की कटलरी निकलती थी। हाँ। उससे पहले स्टील के बर्तनों में खाना खाते थे, यही था नॉर्म। लेकिन एक कंपनी है जिसने कटलरी के स्पेस में डिसरप्शन कर दिया था। आपको पता है इस कंपनी ने? लाओपाला। करेक्ट। गिरीश सुदानी, आप क्या मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप क्या अभी मेहमान जब आते थे तो हाईफाई कटलरी निकाली जाती थी? क्योंकि आप काफी मुस्कुरा रहे हैं। मतलब ये एक्चुअली वही ट्रेंड हुआ करता था कि जब घर में मेहमान आए तो वो कटलरी तभी यूज होती थी। करेक्ट, आप समझ सकते हैं। ये पूरे देश का हाल था। बोनचाइना आती नहीं थी, बहुत महंगी थी, सबके रिसोर्सेज लिमिटेड थे। ये पूरे देश का हाल था लास्ट 25-30 सालों में। लेकिन लाओपाला ने बहुत शानदार काम किया, और अगर हम डायरेक्टर साहब लंबा चार्ट लाओपाला का ला सके, लाओपाला ने बहुत बढ़िया वैल्यू क्रिएट की। उसके बाद ये अटक गई कंपनी, शायद कैपेक्स कर रहे थे या जो भी कह लीजिए। लेकिन कल शाम को जो मैंने नंबर्स देखे इसके, तो नंबर्स इसके अच्छे आए हैं। इसका जितना, ये देखिए, अब ये करेक्ट भी होता है, बहुत बढ़िया चलता भी है, करेक्ट भी होता है। ये 2019 से 5 साल का ग्राफ है, बट फिर भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अक्षय, जरा इसका चार्ट देख के बताएंगे आप? लाओपाला 450 पे यहाँ से चलेगा?
लाओपाला अगर आप चार्ट पैटर्न पे देखें तो 2022 में जिस स्तर पे हम चल रहे हैं वही स्तर पे ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था चार्ट्स पे इसका। वहां से अब एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिली थी लाओपाला में जो 260 तक गई थी। तो अभी वापस ये लेवल रिटेस्ट हो रहे हैं, तो मानना है कि ये रेजिस्टेंस थोड़े टाइम के लिए तो काम कर जाएगा। तो अगर टाइमिंग करना चाहते हैं ट्रेड में बाय की तरफ तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट होना जरूरी है। तो एक तो कंडीशनल बाय रहेगी 270 के ऊपर, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग ईयरली ब्रेकआउट होगा इसमें, उसके ऊपर आप बाइंग की तरफ आप बाय कीजिए, या फिर आप डिप में वेट कीजिए थोड़ा सा। करीबन वो डिप आपको मिल सकता है 400 के करीब। तो थोड़ा काफी बड़ा डिप है, पर 400 तक वेट करना जरूरी है इसमें। तो दो कंडीशन है, 400 पे बाय कीजिए या 470 के ऊपर बाय कीजिए। टारगेट बनेगा 475 का, सॉरी टारगेट बनेगा 575 का। बनेगा। अच्छा, ओएनजीसी के ना आज नंबर भी हैं, थोड़ा ऑयल भी चला हुआ है, इसलिए ओएनजीसी को समझना बहुत ज़रूरी है। राहुल, एक बार आप ज़रा टेक्निकली इसको देखेंगे ओएनजीसी को। आप इसका ना हफ्ते का चार्ट भी दिखाइए। 6 महीने में तो खैर चलेगा ही, सब कुछ चला मार्केट के अंदर। एक हफ्ते का दिखाइए। एक हफ्ते में फ्लैट रहा है, शायद नंबर का थोड़ा वेट कर रहा है। मैंने डिलीवरी वगैरह में चेक की तो खास बड़ा कुछ चेंज तो है नहीं इसके अंदर। एक बार आप जरा इसके अंदर देख के बताइए, इसके अंदर चांसेस कितने हैं कि अगर नंबर ठीक आ गए तो शेयर चल जाएगा? हमारा जो पब्लिक सेक्टर पैक है, 2-3 बार मैंने शो पे भी कहा है, वी आर वेरी वेरी बुलिश ऑन। आप अभी भी नहीं, नेक्स्ट 1-2 ईयर्स के लिए भी पूरा पब्लिक सेक्टर जो पैक है, वी आर वेरी बुलिश ऑन। BEL, BHEL पूरा पैक। ONGC ऑल्सो स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो बहुत ही बुलिश लग रहा है चार्ट्स पे। अगर होल्ड कर रहे हैं तो 170 का स्टॉप लॉस लेके होल्ड कर सकते हैं। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो भी बाय कर सकते हैं, अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में है। बहुत ही बुलिश लग रहा है चार्ट्स पे। ओके, ठीक है। एक शेयर और पता करना है, वो है ग्रासिम। जेफरीज की रिपोर्ट है इस पे, वो कह रहे हैं कि इनका टर्न अराउंड काफ़ी अच्छा हो रहा है, और टिपिकली हम ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज को अच्छा मूव होते हुए देख पा रहे हैं। एक बार गिरीश, आपकी ग्रासिम या कोई भी सीमेंट कंपनी पे रिकमेंडेशन जहां पर आपको काफ़ी बुलिशनेस और अभी भी आपको लगता है कि काफ़ी दम है, ये शेयर चल जाएगा? ये मेरा ग्रासिम पे ही बैठा है, बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट, जिस तरीके के मार्जिन इम्प्रोवाइज ग्रासिम ने करे हैं वो काफी स्ट्रांगली मूव कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री आवास योजना है, इसमें भी ग्रासिम एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट काउंट हो जाता है। तो वैसे भी ग्रासिम के ऊपर हमने 1550 का एक लेवल पे आप ही के चैनल पे शेयर भी करा था। 1550, 1600 तब चल रहा था ये। तब भी मेरा टारगेट 2200, 2250 का ही था। आज भी मेरा टारगेट वही है, क्योंकि फाइनली अगर हम लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन में भी देखें तो 1 से 1.5 साल के लिए अगर ये डबल भी हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी। सो अगर किसी को भी सीमेंट में जाना है तो सीमेंट में ग्रासिम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट काउंट हो जाएगा। ये बात हुई ग्रासिम की। कुछ और नंबर्स जहां आए उसमें ग्लोबल हेल्थ यानी मेदांता के नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग आए। इनफैक्ट EBITDA आप देखें YoY 41% बढ़ा है, और पैट आपको देखें तो 102 करोड़ 74 करोड़ के 74% YoY फिगर्स में। और इनका मेजर जो क्वेश्चन था वो था रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल पेशेंट्स। सो ग्लोबल हेल्थ के यानी मेदांता के तो नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं, उस पर भी एक ट्रेड डिस्कस करते हैं। क्या एक रब ऑफ इफेक्ट अपोलो हॉस्पिटल पे भी आ सकता है, क्योंकि स्टॉक काफी पिट चुका है और नंबर्स उसके आ जाने हैं। एक बार अपोलो हॉस्पिटल, मेदांता दोनों के एक बार चार्ट चेक करके बताएं राहुल आप। अपोलो हॉस्पिटल्स पहले की बात करें तो जब तक 5080 क्रॉस नहीं करता है, सब रैलीज हैज टू बी सोल्ड इनटू, तो अपोलो हॉस्पिटल पे ज्यादा बुलिश नहीं है। VDL का तो चार्ट और भी खराब लग रहा है एक्चुअली। आप देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर 20D EMA के ऊपर कभी सस्टेन ही नहीं कर पाया है। ऑलमोस्ट 2022 4 महीने से नहीं सस्टेन कर, सॉरी 1 साल से नहीं सस्टेन कर पाया है। तो ये स्टॉक भी जब तक 285 क्रॉस नहीं करता है, इसको हम टच नहीं करेंगे। सब रैलीज पे सेल करना ही मुनासिब रहेगा। अंता की आप बात कर रहे हैं कि आप यहाँ से सेल करना चाहेंगे, आपको यहाँ पर ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। हॉस्पिटल काउंटर्स में जो मूव पहले देख चुके थे, अब थोड़ा सा सेल साइड पर आपको ज्यादा दिख रहे हैं। आपने कौन सा काउंटर बताया 280s वाला? राहुल एक बार फिर से रिपीट करें। राहुल, VDL में 285 के ऊपर। वरुण बेवरेजेस की आप बात कर रहे हैं। ओके, मैंने तो आपसे मेदांता और अपोलो हॉस्पिटल क्वेश्चन पूछा था कि हॉस्पिटल स्पेस पे किस तरह का व्यू बन रहा है। ठीक है, कुछ
स्टॉक्स भी लेते हैं। सोमानी सेरेमिक्स, उसके नंबर्स भी आए और यहाँ पर वाई थोड़ा प्रॉफिट तो घटा, इनका लगभग 30% घटा है, लेकिन मार्जिन्स बढ़े हैं। कैसा एक ट्रेड बनता है सोमानी सेरेमिक्स पे? क्या आज ट्रेड लेंगे आप अक्षय? तो सोमानी सेरेमिक्स का अगर मैं प्राइस स्ट्रक्चर देखूं तो काफी टाइम से एक रेंज में स्टक है ये स्टॉक। 709 का नीचे की स्तर पे ये सपोर्ट है और ऊपर के स्तर पे 760। तो जल्दी ये रेंज ब्रेकआउट का कोशिश करेगा। अभी भी ट्रेंड स्ट्रांग है, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो एक कंडीशनल बाय रेकमेंड करूंगा क्योंकि ये रेंज में चल रहा है। ये बाय कंडीशनल रहेगा अब 770 के ऊपर, जिसके ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट होते ही आपको जल्दी इसमें टारगेट ऊपर के स्तर में 835 से 875 तक बन सकते हैं और ये रेंज का लोअर एंड जो है चैनल का 730, वो स्टॉप लॉस बना के आप ये ट्रेड में बाय पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। थॉमस कुक के कल के चार्ट को लेके आइए। कल थॉमस कुक में एक अच्छा मूव नजर आया। डायरेक्टर साहब लेके आइए थॉमस कुक। लोग खूब घूमने जा रहे हैं बाहर, खूब माल कमा रहे हैं मार्केट में, तो घूमने क्यों ना जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बात कि अगर आप यूरोप जा रहे हैं, शेंजन वीज़ा में बहुत टाइम लग रहा है, तो आपको जाना पड़ेगा या तो मिडिल ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट, क्योंकि मामला बड़ा गड़बड़ है। शेंगन वीजा वगैरह लगाना है तो BLS इंटरनेशनल भी बहुत चल रहा है। BLS स्पेन वगैरह के लिए करता है काम, राइट? हाँ, वो शेंगन साइड ज्यादा। करेक्ट, काफी अच्छा है, उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। बहुत अच्छे आए थे, करेक्ट। तो थॉमस कुक पे मैं बात करना चाहूंगा। 104 का भाव है। लक्ष्य जरा थॉमस कुक के चार्ट्स को देख के बताइए, क्या लेवल्स नजर आते हैं आपको? जी, मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। पहला अटेम्प्ट थोड़ा सा सेलिंग मिली है इसे, लेकिन ये दोबारा री अटेम्प्ट कर सकता है और मुझे लगता है यहाँ से 125 से 135 तक के लेवल आ सकते हैं। समय थोड़ा सा हमें 1 से 1.5 महीने देना पड़ेगा और ये जैसे हमारा सीजन आ रहा है अगला 1-2 महीना, तो मुझे लगता है ट्रैवल थोड़ी बढ़ेगा, तो ये डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा इसका। मूड कर रहा है, लग रहा है कहीं ट्रैवल जाने का। बाजार में कोई खास ट्रेंड नहीं है तो कम से कम घूम के आया जाए, या लैपटॉप ले जाइएगा, वहां से ट्रेडिंग हो जाएगी, लग रहा है क्या ऐसा केस? हाँ, सही बात है। राहुल, गैस स्टॉक्स के बारे में बात करना जरूरी है और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि कुछ दिन ग्लोबल गैस स्टॉक्स पर नजर रखिए, ग्लोबल गैस प्राइसेस पर नजर रखिए कि क्रूड जैसे चलना शुरू हुआ तो आपको ONGC और ऑयल इंडिया में हरकत दिखी, लेकिन नेचुरल गैस प्राइस भी पिछले एक हफ्ते से भयंकर तेजी दिखा रहे हैं। यहाँ MGL और गुजरात गैस पर नजर रखनी चाहिए, किस तरह का ट्रेड बन सकता है। लेके आइए पिछले 3 महीने के गुजरात गैस और MGL चले नहीं है, उससे क्या इनके ऊपर किस तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे राहुल से। राहुल, गुजरात गैस क्या चार्ट बता रहे हैं आपको? इवन MGL और गुजरात गैस दोनों का चार्ट तो एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा है, बट कंपैरेटिवली दोनों का अगर आप साइड बाय साइड रखेंगे तो MGL का थोड़ा बेटर है चार्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी भी हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है MGL, एक्चुअली लॉन्ग जा सकते हैं 1020 पे, जो अभी 6 रुपए दूर है, 1000 रुपए का स्टॉक है। 998 का स्टॉप लॉस लेके एक आई वुड से एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, बट हाँ बिल्कुल लॉन्ग जा सकते हैं। 1020 पे 998 स्टॉप लॉस रखे और टारगेट रख सकते हैं रिसेंट हाई 1140 के ऊपर। तो कंपेयर करेंगे तो MGL पे लॉन्ग जाना बेटर रहेगा। एक शेयर अक्षय आप जरा चेक कीजिएगा, कल जब जी एंटरटेनमेंट चल रहा था ना, उस जी मीडिया भी चलने लगा। हमने चार्ट को भी ड्रॉ किया है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का ब्रेकआउट ऑलरेडी करा हुआ शेयर है, लेकिन कल जी मीडिया के अंदर भी एक सडन स्पाइक आया। आप इसको 3 महीने का दिखाइए, भले कल का भी दिखा दीजिए, कब भी काम चल जाएगा। ये आप देखिए कल 16% शेयर चला, 2 रुपये कल में। कोई रिलेशन नहीं है जी मीडिया और जी एंटरटेनमेंट में, बट फिर भी जी मीडिया में भी पोजीशनिंग हो सकती है क्या? ये शेयर भी चलेगा? जरा इसकी पावर, इसकी स्ट्रेंथ आप चेक कर लो। ये वो चार्ट है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कई सालों से कमजोर था, लेकिन एकाएक ये भी अब ठीक हो गया। जी बिल्कुल, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग का ब्रेकआउट आपने पेश किया है वो परफेक्टली वर्क हो रहा है और इसके चलते मोमेंटम पिकअप हुआ स्टॉक में। ये ऊपर आपको 19.5 से 20 तक ये टारगेट बनेगा, ये स्लोपिंग चैनल का जो ब्रेकआउट हुआ है। तो आप बाय जरूर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, टेक्निकल पैरामीटर्स पे सब पॉजिटिव टिक ऑफ है। तो स्टॉप लॉस ये आपके ब्रेकआउट के नीचे जो है करीबन 12.20 रुपए, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये लॉन्ग ट्रेड में। और आप 19.5 से 20 तक 1.5 से 2 महीने के अवधि में आप ये टारगेट बना के चल सकते हैं।
ठीक है, इसके अलावा एक शेयर के बारे में डिस्कस करना और भी ज़रूरी है। उसको लेकर खुद अब मैनेजमेंट कह रही है कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है जो कि बाज़ार में चल रहा है, वह अदानी विल्मर लिमिटेड से जुड़ा हुआ। अदानी विल्मर का चार्ट भी हमने आपके लिए ड्रॉ किया है। आप देखेंगे ये इकलौता ऐसा शेयर है अडानी ग्रुप में से जो ज़्यादा चला ही नहीं। आप पूरा देख लीजिए इसका मूवमेंट, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग सब रिपोर्ट्स आने के बाद था, उसके बाद इसमें मूव ही नहीं आया। फिर खबर आई कि विल्मर अलग हो रहा है, अडानीज अलग हो रहे हैं, लेकिन कल अडानी एंटरप्राइज की तरफ से खबर आई कि ऐसा कुछ हमने तो नहीं किया, ना ही हम ऐसा बोल रहे हैं। एक बार गिरीश, आपका व्यू पॉइंट चाहिए इस पर, क्या किया जाए, फिर इसका मतलब क्या समझे अगर मैनेजमेंट ऐसी बात बोल रही है तो? ये अदानी विल्मा क्योंकि ऑयल एंड ये फूड ऑयल्स और इन सब में काम करती है अदानी विल्मा, तो अगर हम ऐसे ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है बिकॉज बट अदानी की एक प्रॉब्लम ये जाती है कि ये न्यूज बेस बहुत चलता है। तो जब कोई इस तरीके की कोई न्यूज रहती है तो ये काफी नेगेटिव हो जाता है। अब जब कंपनी के मैनेजमेंट से क्लैरिटी आ गई कि कोई भी इस तरीके का जेवी या इस टाइप की कोई भी सेलिंग प्रपोजिशन या हम बाहर कर रहे हैं इस टाइप के कोई भी न्यूज नहीं है, उसकी क्लैरिटी आ गई है। सो अब ये सब चीजों का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन डेफिनेटली अदानी के ऊपर दिखाई देने लग जाएगा कि अदानी हमको यहाँ से थोड़ा सा हाई रेंज में दिखाई दे जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये अपने फ्लैट रेंज पर ही चल रहा है। 385-390 का एक रेंज था, 375 तक का रेंज के लिए गया एंड वापस पलट रहा है। तो अब नाउ ये एक बहुत बड़ा प्रपोजिशन है, यहाँ से 450 का 425 का एक रेंज दिखाई दे सकता है अनटिल अनलेस क्योंकि मैनेजमेंट से अभी ही कुछ क्लैरिटी आई है। तो ऑब्वियसली इसका एक पॉजिटिव नोट बाजार में जरूर दिखाई देगा। ओके, ठीक है, तो ये अदानी विल्मर पे आपको एक टेक मिल रहा है। अभी खैर ओपनिंग टिक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, शायद ये उसी का ही है, और 2.5% आपको अब ये तेज़ भी दिख रहा होगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं। 31 अगस्त को एक बदलाव होने जा रहा है MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में, ये बदलाव होने जा रहा है। आज है 11 तारीख, तो 20 दिन पहले हम आपको बता देते हैं क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। शरद हमारे साथ जुड़े हैं बताने के लिए। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी बिल्कुल, MSCI ग्लोबल इंडेक्स की जो है पूरे चेंजेस की जो है अनाउंसमेंट आई है। कल देर रात एडजस्टमेंट आई थी, और याद रखिए जो टोटल एडजस्टमेंट होने वाली है वो 31 अगस्त के लास्ट सेशन में होने वाली है। ओवरऑल देखा जाए तो 8 नए एडिशंस आए हैं और एक डिलीशन आई है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एक सरप्राइज इंक्लूजन देखने मिला है 2 कंपनीज़ का, वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ और REC। और जो एक्सक्लूजन का एक कैंडिडेट था जुबिलेंट फूड वर्क्स, वो जो है इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अब इसका इम्पॉर्टेंट और इम्पैक्ट ये होता है कि जो अगर इनफ्लोज देखने मिलते हैं जहाँ पे इनको अब जो इंक्लूड होते हैं ये स्टॉक्स, और अगर आउटफ्लोज होते हैं जहाँ पे वो एक्सक्लूड होते हैं, तो ये स्टॉक्स में आप देखेंगे पावर फाइनेंस, HDFC AMC, अशोक लीलैंड, एस्ट्रल, कमिंस इंडिया, बैंकिंग स्पेस से IDFC फर्स्ट बैंक, REC और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ ने जो है इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। और अगर डिलीशन की बात करें तो ACC में जो है लगभग $95 मिलियन का आउटफ्लो का एक्सपेक्टेशन है, ये नुवामा का डेटा कह रहा है। ओके, ऑल राइट, तो MSCI इंडेक्स में ये बदलाव होंगे, इन स्टॉक्स को हम वॉच करेंगे। अशोक लेलैंड तो कई दिनों से टेक्निकल रडार पर आ भी रहे एनालिस्ट के, बहुत बहुत शुक्रिया शरद। ACC और जुबिलेंट बाहर हो सकते हैं। REC का आपने नाम दिया कि जिनमें एंट्री हो सकती है, यानी पावर स्टॉक्स या REC, PFC यहाँ पर एंट्रेंट हो सकते हैं नए, और एस्ट्रल ये भी काफ़ी चला है। ठीक है, वॉच आउट करेंगे कि कौन कौन से आते हैं, लेकिन कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, लेकिन मूव्स कईयों में आ चुकी है। पर फिर भी इसमें कोई ऐसा स्टॉक जिसमें आपको जो टेक्निकली भी अच्छा लग रहा हो? लक्ष्य, पावर स्टॉक्स भी हैं, कमिंस जैसे स्टॉक भी हैं, एस्ट्रल जैसे स्टॉक भी हैं। लक्ष्य, कुड यू हियर माय क्वेश्चन? कमिंस मेरे एक अच्छा पिक होगा। PFC ऑलरेडी काफी चल चुका है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे कमिंस इंडिया कैन डू रियली गुड, और यहाँ से मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1878 1880 तक के अपसाइड आ सकते हैं। ये टेक्निकल भी है और यहाँ से रिबाउंड बेस इसने फॉर्मेशन कर लिया है, तो दैट इज माय बेस्ट पिक। ठीक है, बेस्ट। आप कमिंस को यहाँ से टेक्निकली स्ट्रॉन्ग देखते हैं ऐड करने के लिए। हमारे साथ पैनल पर कपिल शाह भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी आज की रिकमेंडेशन लेंगे, लेकिन एक स्टॉक और डिस्कस करते हैं, वो है अल्केम लैबोरेटरीज का। अजय, आप इसको नोटिस कर पाए, इन्होंने भी अपनी गाइडेंस जो है डबल डिजिट करी है फ्रॉम सिंगल डिजिट इन FY24, और इनफैक्ट अल्केम लैब्स एक्चुअली एक डोमेस्टिक फार्मा कंपनी है। हाँ, राइट, और डोमेस्टिक फार्मा कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। मैनकाइंड की भी कमेंट्री इसीलिए तेज में एग्जैक्टली, और US प्राइसिंग की भी उन्होंने बात की कि वो भी अब आपको डिफ्लेशन इन हाई सिंगल डिजिट दिख रहा है। तो क्या आज एक चांस बनता है इसका? अल्केम लैब पर एक बार एक व्यू ले लेते हैं क्विकली, कपिल से ही लेते हैं। कपिल हमारे साथ ऐड हुए हैं। कपिल, आपकी रिकमेंडेशन भी समझेंगे, लेकिन पहले एक बार क्विकली अल्केम लैब के आप चार्ट चेक करके बताएं।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अल्केम का जो हम चार्ट देख रहे हैं तो बेसिकली जैसे अजय जी बताएं डोमेस्टिक कंपनी है और ऑयल मेंटेनेंस का काफी ज्यादा बहुत बड़ा एक्सपोजर है। टेक्निकली चार्ट हम देखते हैं तो स्टॉक ने काफी अच्छा एक बेस बना के ऊपर चला हुआ है। अभी तक एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा बनाया हुआ है जो एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिली हुई है और जो उसके पहले के 4080 के जो रेजिस्टेंस लेवल थे ऑन द मंथली चार्ट पे उसके ऊपर ही ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है और हम अभी ये काफी एस्टेब्लिश फैक्ट बन गया है कि ये दौर अभी फार्मा स्टॉक का चल रहा है और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट भी देखने मिल रहे हैं। तो स्टॉक प्राइस ने काफी अच्छी मोमेंटम तो दी हुई है और यस एक बाय का रडार तो बनता ही है, लेकिन पिछले काफी टाइम से वो काफी अच्छा भी चल चुका है। तो स्टॉक में थोड़ा सा एक एक्यूमुलेशन का अप्रोच होना चाहिए। लेट्स से कि 4140 का लेवल है और नीचे में 3800 के इसके इमीडिएट सपोर्ट लेवल बनते हैं, तो यहाँ पे उसका एक एक्यूमुलेशन का रेंज बनता है और उसके ऊपर हमें काफी अच्छे टारगेट देखने मिलेंगे क्योंकि एक लॉन्ग टर्म का राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट हमें इसमें देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल व्यू इसमें पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये तो अल्केम लैब पे रही बात। एक बार क्विकली एक्शन स्टॉक्स एक रिकैप जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी है, पूजा हम तक लेकर आई हैं। पूजा बताएं। जी, इसमें MSCI ग्लोबल इंडाइसेस में जो बदलाव होने वाले हैं इसका एडजस्टमेंट 31 अगस्त को होगा। उसके चलते आज कुछ स्टॉक में एक्शन दिख सकता है जो कि इसमें शामिल होने वाले हैं। इसमें PFC, REC, HDFC, AMC, अशोक लेलैंड, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा ग्लोबल हेल्थ यानी मेदांता, इस पर भी नज़र रखिए। कुछ खबरें भी आ रही है और नतीजे भी स्ट्रॉन्ग आए हैं। कंपनी के मुनाफा 58% से बढ़कर 102 करोड़ आया है। लगभग 50% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है और मार्जिन के फ्रंट पर भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस बार कंपनी ने दर्ज किए हैं। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के भी नतीजे हर फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग है। मुनाफा 58% से बढ़ा कंपनी का। कामकाजी मुनाफे में भी 34% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। अल्केम लैब भी फोकस में रहेगा। यहाँ पर कुछ असर दिख सकता है क्योंकि कंपनी ने जो अपनी आय गाइडेंस है वो डबल डिजिट से घटाकर सिंगल डिजिट कर दी है FY24 के लिए। और आखिर में बात करते हैं सूर्य रोशनी की। यहाँ पर भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। कंपनी शेयर विभाजन को लेकर कुछ विचार कर सकती है। आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें इस पर कुछ फैसला हो सकता है। ठीक है, और राइट, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा ये सारे स्टॉक्स हमें आज बताने के लिए, फिर से एक रिकैप देने के लिए। क्विकली कपिल के पास जाते हैं। कपिल, आपकी आज की रिकमेंडेशंस। जी, सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं कि केमिकल स्टॉक से काफी पिटा हुआ सेक्टर था, लेकिन अभी कुछ दिनों में के बाद में कुछ एक बुलिश रिवर्सल साइन हमें देखने मिल रहे हैं। काफी सारे स्टॉक है जो हमने 2 साल के निचले स्तर पर चल रहे हैं और वहां से थोड़ा सा रिबाउंड होते हुए हमें देखने मिल रहे हैं। तो केमिकल स्पेस में से एक स्टॉक रहेगा मेरा नौसिल का, जो कि जब ये केमिकल सेक्टर्स में बहुत सारी सेलिंग प्रेशर थी तो इसने इतना ज्यादा हिट नहीं आया था और समय चलते हुए अभी हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने काफी 200 के लेवल पे लॉन्ग टर्म के जो सपोर्ट लेवल थे वहां पे डबल बॉटम भी बनाया हुआ है और इमीडिएटली जो इसकी फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी वहां पे हमें इसका ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है। तो स्टॉक अभी 227 के यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी बनती है कि स्टॉक और ऊपर जाए। तो करंट लेवल से इसके बाय की और रिकमेंडेशन रहती है। नीचे में 220 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 240 के हमें टारगेट आते हुए देखने मिल सकते हैं। और दूसरा मेरा एक सेल का कैंडिडेट है क्योंकि मार्केट पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं कि 19,650 के यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहे हैं। एक बार मार्केट जब 19,450 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है और 19,300 तक हमें लेवल देखने मिल सकते हैं, तो वो एक कॉशन रहता है। तो वहां पे दूसरा स्टॉक मैं यहाँ पे एक शॉर्ट का कैंडिडेट ले रहा हूँ जो है सीमेंट स्पेस से। सीमेंट स्पेस में अभी काफी हिलचाल चालू है क्योंकि जो लोअर या फिर लो टायर जो सीमेंट स्टॉक है वो काफी मोमेंटम में है, लेकिन लार्ज कैप में इतनी मोमेंटम नहीं है ड्यू टू द मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटी जो हम सीमेंट सेक्टर्स में अभी देख रहे हैं। तो ACC यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट का कॉल रहता है 1961 क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज डाउनवर्ड फॉलिंग में है और अभी रिसेंटली जो अपसाइड मोमेंटम आया हुआ है वो एक मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस भी ले रहा है और प्रीवियस रेजिस्टेंस से भी रिएक्ट कर रहा है। तो इसको हम एज डेड कैट बाउंस मानेंगे ACC में। तो 1961 पे उसका जो करंट लेवल है वहां पे एक शॉर्ट का व्यू बनता है। 2015 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 1875 के हमें टारगेट आते हुए देखने मिल सकते हैं। राइट, ये आपकी रिकमेंडेशन है आज की। ठीक है, क्विकली वमाक्षी के पास चलते हैं। वमाक्षी के पास आज एक बड़ी रिपोर्ट भी है, बिग बोल्ड ब्रोकरेज, उसका रुख करते हैं। वमाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है जी एंटरटेनमेंट के ऊपर। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि जी सोनी का मर्जर तो अप्रूव हो ही गया है और एक लार्ज ओवरहैंग जो था स्टॉक पर वो अब पीछे रह चुका है। रिस्क रिवॉर्ड उनके मुताबिक काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहा है और इनफैक्ट उनका कहना है कि जी सोनी काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है फ्री कैश फ्लो जनरेट करने के लिए। कोई भी बूस्ट अगर FMCG और एड स्पेंस में नज़र आता है तो उसके चलते एड रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी नज़र आ सकती है आगे चलते हुए।
और ये मर्जर को लेकर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये भी सुधर सकता है और सिनर्जीज की तरफ से भी अगर हम देखें तो काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल नज़र आता है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो बैंक ऑफ अमेरिका ने रीइंस्टेट कर दी है इनकी खरीदारी की राय, टारगेट प्राइस दिया है 282 प्रति शेयर का। जी पे काफ़ी बातचीत हुई है और अभी भी प्री ओपन में लेके आइए रेड्डी साहब, प्री ओपन में कुछ स्टॉक्स फायर करिए, देखना होगा कहाँ पे खुल रहे हैं। एक तो ये देखना होगा कि जी कहाँ पे खुल रहा है, इसमें फॉलो बाइंग का केस बन रहा था, लेकिन क्या बाजार भी उसको ऐसा देखता है? प्री ओपन का प्राइस लेके आइए जी का, जी हाँ 1.5% अभी भी, यानी तो 290 के करीब आ गया। आप लेके आइए LIC, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने LIC के काम को बहुत सराहा है सॉरी, और उसके बाद ये देखना होगा 4% रिजल्ट्स भी आए थे, अच्छे आए रिजल्ट, 4% का अप मूव। HL भी लेके आइए, मोदी जी ने HL को भी कल शाम को अपनी ओपनिंग स्पीच में काफ़ी प्रोत्साहन दिया, 20 रुपये ऊपर HL भी। अब अपोलो टायर को लेके आइए, अपोलो टायर के भी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, वो कहाँ पे खुल रहा है। और हीरो मोटोकॉर्प, नतीजे मिक्स्ड लेकिन मार्जिन इंप्रूव्ड और आउटलुक अच्छा। हीरो मोटोकॉर्प 10 रुपये ऊपर खुल रहा है आज। बायोकॉन के कमज़ोर नतीजे थे, वहाँ पे प्रेशर होने की उम्मीद नज़र आती है। लेकिन मैं एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा, वो है JSW एनर्जी। 2 दिन से अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है, उसके अंदर नए टेरिटरी में भी आता हुआ नज़र आ रहा है। लक्ष्य ज़रा ये देखिए, JSW एनर्जी ये चार्ट्स पे क्या बता रहा है, 340 के करीब आ गया है। जी, मंथली टाइम फ्रेम में इसमें अभी भी अपसाइड दिखता है मुझे, 365 तक के लेवल्स आ सकते हैं। इमीडिएटली थोड़ी बहुत हिकअप्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा व्यू 2-3 हफ्ते का होगा तो मुझे लगता है ये 355 और 370 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। इसका इमीडिएट जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका होगा 325 का, क्योंकि मैं बड़े टारगेट दे रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी आपको बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है। इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा अगर ये झटके देता भी है, दैट इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और राइट, बढ़ते हैं आगे। और अब खास सेगमेंट क्या खबर है, शरद लाए हम तक, उनसे जुड़ते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला APL अपोलो ट्यूब्स, और यहाँ पे जो है उनकी एक नई प्रोजेक्ट वाटर टैंक की जो प्रोडक्ट है वहाँ पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देखने मिल रही है। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन आगे जाते हुए एक्सपेक्टेशंस है बाजार का कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स को लगभग 5 से लेकर 10,000 तक नए वाटर टैंक्स के जो है ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो प्रोडक्ट है ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, यानी कि जो RCC जो नॉर्मल वाटर टैंक्स होते हैं उन टैंक से ज़्यादा मार्जिन वाला प्रोडक्ट है और ज़्यादा इसमें प्राइसिंग पावर भी देखने मिलता है। अब कंपनी का जो ओवरऑल फोकस है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में है। जब वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे मार्जिन जो है बढ़ने की गुंजाइश रहती है फ्यूचर में। अब जो है करेंटली जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो ऑलमोस्ट 54% आया था लास्ट क्वार्टर में, और अब वो बढ़ के 57% आ गया है इस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट में। और आगे जाते हुए कंपनी का जो टारगेट है वो है 70%, जहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू रहेगा इन प्रोडक्ट्स के लिए। ओवरऑल स्ट्रीट जो है बुलिश भी है, क्योंकि नए रायपुर प्लांट के जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है उसको लेके जो है ओवरऑल स्टेक होल्डर्स में जो है एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कंपनी ने विजन 2025 रिलीज़ किया, मतलब करंट लेवल से अगले 2 साल में रेवेन्यू 2 गुना बढ़ेगा और जो एबिडा है वो 2.5 गुना जंप करने वाला है। हालांकि वैल्यूएशंस अभी भी महंगे साइड में है, और बात करें तो 12 मंथ फॉरवर्ड पी रेशियो ऑलमोस्ट 41 टाइम्स आ रहा है। ओके ठीक है शरद, ये शेयर हम आज देख भी पा रहे हैं, अभी टिक के हिसाब से तो करीब 2.25% ऊपर भी खुल रहा है ये शेयर, तो इस पर आपने खबर दी, अब बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब हम ओपनिंग की तरफ थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं और करीब 1 मिनट के बाद आप ओपनिंग देखेंगे। पहले हम आपको फ्रीज के लेवल दिखाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, फिर एक एक करके कुछ एक शेयर्स भी दिखाएंगे जहां पर आज आपके लिए ट्रेडिंग अच्छी बन सकती है। निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर फ्रीज हुआ है, इसके लेवल्स की इंपॉर्टेंस जानिए, 500 के ऊपर है बट 600 के नीचे, यानी कि चर्न करवाएगा। पहले 10 से 15 मिनट आप इस चर्निंग को पार्टिसिपेट कीजिएगा, या छोड़ना चाहे छोड़ दीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगता हो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। ये 10 मिनट का पहले का ट्रेड होगा। दूसरा, अगर आप निफ्टी बैंक को भी एक बार दिखाएं, उसमें जब तक 44,800 पार होगा नहीं ना तो आप एवरेज करना, ना ही आप कोई पोजीशंस लेना। 44,800 के नीचे बैंक निफ्टी टिपिकली वीक है, और हमने कल भी आपको बताया था कि 12% ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ है इसके अंदर, इसका मतलब बैंक निफ्टी को क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है। अब आते हैं जरा 2-4 शेयर्स पे। पहले एक बार आप दिखा सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को,
फिर आप दिखाइएगा, ये आप बैंक निफ्टी देख पा रहे हैं 44,568, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 26 पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं, 2-4 मिनट में लाल निशान में भी आ जाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज शुरुआत में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दूसरा शेयर दिखाइए HDFC बैंक, ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी वेटेज है, इनके ही बदौलत मार्केट थोड़ा गेन और थोड़ा लूज़ कर जाता है स्टार्टिंग में ही। तीसरा दिखाइएगा आप SBI के शेयर्स पे भी काफ़ी बज़ इस समय मार्केट में चल रहा है कि अगर बैंकिंग की लीडरशिप वापस आनी है तो SBI के हवाले से आ सकती है। SBI और HDFC बैंक दोनों ऊपर हैं। अब आप एक काम कीजिए, निफ्टी का IT इंडेक्स, चलिए अब तो खैर बाजार ही खुल रहा है, ये तो निफ्टी IT इंडेक्स भी एक बार चेक करते कि वहाँ पे इस समय क्या पोजीशनिंग बन रही है, ओवरऑल IT का पता लगता। एडवांस मिले आपको 1150 के ऊपर, डिक्लाइंस है 300, तो बुरा सौदा नहीं है एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से, बस थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है कि ये एडवांसेस कम नहीं हो, डिक्लाइंस तो बढ़ेंगे, एडवांसेस बढ़ेंगे, कम नहीं रहेंगे, ये आपको बस ध्यान रखना है। 13 पॉइंट 16 पॉइंट अब नीचे, वही बैंक निफ्टी की मैं पॉइंट आपके कह रहा था कि भले 26 पॉइंट आपको दिखेंगे लेकिन झटका मारेगा, वो गया नीचे, 44,500 के भी नीचे पहुंचा है। शुरुआत में इसने एक और सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, 44,300 अब मेगा सपोर्ट एरिया है। बैंक निफ्टी पर भी आप 19,500 को क्रिटिकली वॉच कीजिएगा, गया तो 100 पॉइंट के लिए और जाएगा नीचे, 19,400 भी जा सकता है। अब आपके पास आते हैं स्टॉक्स, दिखाता हूं मैं आपको। HCL टेक शुरुआत में आपको थोड़ा ठीक दिखेगा, पावर ग्रिड ठीक दिखेगा, अदानी पोर्ट्स आपको ठीक दिखेगा, आज ITC भी उतना ख़राब नहीं होगा। जहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है वो NTPC, BPCL, हिंडाल्को जैसे शेयर्स में शुरुआत में आपको थोड़ी कमज़ोरी ज़्यादा दिखेगी। ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जहाँ पे परसेंटेज कट 1% से कहीं ज़्यादा का आपको बनता हुआ दिख रहा है। अब आ जाते हैं कुछ एक और शेयर्स पे, कहाँ पे मूवमेंट है। अच्छा, इस बीच जी एंटरटेनमेंट को भी आप वापस से दिखा दीजिएगा, लगे हाथ जब जी एंटरटेनमेंट दिखाएंगे तो जी मीडिया को भी दिखा दीजिएगा, दोनों के अंदर अगर पोजीशनिंग होगी तो ट्रेड होगा। अब तो बिल्कुल फ्लैट हो गया, शुरुआत थोड़ा था 1% के आसपास की, लेकिन फ्लैट है। जी मीडिया भी 2% नीचे है, यानी कि जो मोमेंटम बन रहा था वो अभी थोड़ा जी मीडिया पे तो ठहरा है, लेकिन जी एंटरटेनमेंट में ठहरा, जी मीडिया चला गया। आइए निफ्टी आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी डॉट वर्ज पे आ गया है 19,500 पे, 40 पॉइंट की गिरावट है। एडवांसेस जस्ट के तस हैं, डिक्लाइंस बढ़ रहे हैं, जो थोड़ी देर हम पहले आपके सामने बात कर रहे थे। आप लगे हाथ एक और चीज़ दिखा दीजिए, वो है इंडिया विक्स। हालांकि इंडिया विक्स में कुछ खास बड़ा चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इसको क्लोजली वॉच कीजिएगा। शुरुआत में 3-3.5% बढ़कर अब ये करीब 11.25 के आसपास आ गया है। ये 12.5, 13, 13.5 जब पार करेगा ना, तब रियल प्रॉब्लम्स लेके आएगा। अभी तक तो ये चर्निंग का ही पार्ट बना रह सकता है। एक काम करें, हीट मैप भी लेके आते हैं ताकि आपको ओवरऑल पिक्चर एक बार दिखा पाएं बाजार की, बड़े शेयर्स की इस समय तस्वीर क्या बन रही है। फिर उसके बाद छोटे मझोले शेयर्स को चेक करेंगे और फिर मेहमानों से आज उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पकड़ेंगे। आप एक बार जरा हीट मैप लेके आइए। आप देख रहे होंगे ज़्यादातर स्क्रीन का पार्ट आपको लाल दिख रहा है, इक्का दुक्का कोई शेयर होगा अपोलो हॉस्पिटल जैसा जो आपको आधे 1% ऊपर दिख रहा होगा, 1-2 IT के शेयर्स आपको दिख जाएंगे HCL टेक जैसे, अदरवाइज और तो कोई नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर शेयर्स आपको नुकसान में दिख रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस की कल की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी, बट आज की ओपनिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। आप बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पे देख पा रहे होंगे, अदानी एंटरप्राइजेस करीब 0.25% नीचे है। तो बाजार ने जो आज ओपनिंग की है वो उतनी अच्छी नहीं। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट की गिरावट आ गई है और 44,300 350 पे हो गया है। थोड़ा बिहेवियर शांति रखिएगा, कहीं बाजार नहीं जा रहा, खूब मौके मिलेंगे आपको वापस से प्लस करने के। अगर आपने ऊपर एवरेज की होती तो अब आप मुश्किल में होते, रुक जाइए, थोड़ा शांति बरतिएगा। छोटे मझोले शेयर्स क्या कर रहे हैं एक बार ये हम समझ लेते हैं प्रियंका से, फिर मेहमानों के ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके सामने रखते हैं। कुल डिम्पी देखिए, मिड कैप में जो स्टॉक्स MSCI इंक्लूजन में पॉसिबली जिनके नाम है उन सब में अच्छी मूव है। REC, PFC, अशोक लेलैंड, IDFC फर्स्ट बैंक, इनमें सब में आपको अच्छी मूव दिख रही है। अगर IT काउंटर्स में लार्ज कैप्स में बाइंग दिख रही है, HCL के जो बिग ऑर्डर विन के चलते थोड़ा मोमेंटम प्ले आपको मिड कैप्स में भी दिख रहा है। कोफोर्ड जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है, परसिस्टेंट जैसे काउंटर्स में मूव दिख रही है, और कुछ जो ऑलरेडी फार्मा काउंटर्स हैं, इप्का लैब, लॉरेंस लैब जैसे काउंटर्स, उनमें मूव है। लेकिन बड़ी मूव जहाँ है, अभी अल्कम लैब की हम जो बात कर रहे थे कि अपनी सेल्स गाइडेंस को डबल डिजिट से सिंगल डिजिट के लिए कट किया है मैनेजमेंट ने कि FY24 के लिए इस गाइडेंस को, डबल डिजिट गाइडेंस को अचीव करना चैलेंजिंग होगा। वो क्लियरली प्ले आउट हो रहा है स्टॉक पे। 6% टूटा हुआ है इस वक्त एल्कम का स्टॉक। पेज इंडस्ट्रीज में हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री
में आया है कि फेस्टिव सीजन और आगे ग्रोथ गाइडेंस उनकी अच्छी, ग्रोथ मोमेंटम अच्छा दिखेगा, लेकिन फिलहाल अभी तो नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है बाजार। 3% वहां गिरा हुआ है, सेल के नंबर्स पर रिएक्शन दिख रहा है और थोड़ा एस्ट्रल में भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। ये तो हुए मिड कैप के स्टॉक्स, एक बार स्मॉल कैप को भी चेक करते हैं। सो क्लियरली उन स्टॉक्स में जहां इन्फ्लोस आ सकते हैं वो तो आपको क्लियरली दिख रहे हैं मिड कैप में, जिनमें प्ले आउट हो रहा है। यहाँ पर आप कैंपस के नंबर्स अच्छे आए क्योंकि लास्ट क्वार्टर रिटेल कंजम्पशन इनकी हिट हुई थी, वो दिख रहा था, नंबर्स इंपैक्ट हुए। इस बार रेवेन्यू मार्जिनली बढ़े हैं लेकिन बढ़े हैं। 3.5% आपको दिख रहा है कैंपस एक्टिवेयर जैसे स्टॉक, केपीआईटी टेक में मूव है और सुजलॉन और जैसे स्टॉक्स में भी आज भी मूव आपको दिख रही है। गेनर्स में तो ये मेजर स्टॉक्स हैं और आप अगर लूजिंग साइड पे देखें तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के वहाँ नंबर आए हैं, वहाँ पर 1% का डेंट दिख रहा है। मजगांव डॉक आज थोड़ा सा 2% गिरा हुआ है और रियल एस्टेट में ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स पे 1% की गिरावट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार के ट्रेड्स किस तरह के बन के आ रहे हैं। एचसीएल तो देखिए टॉप ट्रेडिंग काउंटर बन गया है बड़ी डील की वजह से। हम आपको कब से बता रहे थे कि आईटी को आप इतना डाउन एंड आउट मत समझिए और एकदम इग्नोर मत कर दीजिए। जब इग्नोर हो रहा हो तभी माल लेने का टाइम भी आता है, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद से। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, एक राउंड ऑफ ओपनिंग ट्रेड्स अपने सारे पैनलिस्ट के साथ। शुरुआत करेंगे अक्षय भागवत से। अक्षय बताइए ओपनिंग ट्रेड क्या दिख रहा है आपको? ओपनिंग ट्रेड में अगर आप IRCTC स्टॉक देखेंगे, वहां एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम पकड़ा है स्टार्टिंग के 5 मिनट में, तो यहाँ पे आप बाय करके चले। ये एक ब्रेकआउट स्टेयर है जहाँ पे 670 का बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है, वहां तक जाके छुएगा वो, वहां पे ब्रेकआउट करेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। फिलहाल हम ब्रेकआउट एरिया का टारगेट करेंगे जो है 670 का मोमेंटम का ट्रेड है, मोमेंटम प्ले है, तो डे लो का स्टॉप लॉस बना के चले। IRCTC बाय विद टारगेट ऑफ 670। 670 का टारगेट IRCTC पे। लक्ष्य आपका ओपनिंग ट्रेड? फिलहाल मुझे बैंकिंग में जो डाउन मूव एक्सपेक्टेड था वो ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं वेट करूंगा एक्चुअली 44,300 लेवल का। इंडेक्स पे ही फोकस रहेगा मेरा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास हम हैं, और अगर ये टूटते हैं तो मैं एग्रेसिव शॉर्ट यहाँ से बना सकता हूँ टुवर्ड्स 43,900। और निफ्टी में हम 19,500 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे अगर हम बने रहते हैं तो और प्रेशर आ सकता है, हम 19,420 तक जा सकते हैं। तो इंडेक्स में मेरा फोकस रहेगा फिलहाल के लिए। कपिल आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? जी सबसे पहले मेरा ओपनिंग ट्रेड यहाँ पे मैं HDFC AMC में कुछ एक मूवमेंट देख रहा हूँ। 1-2 दिन से वो रडार पे भी है, जस्ट वेट कर रहा था कि जो इसके 2600 के जो रेजिस्टेंस के लेवल पे पड़ा हो वो ब्रीच हो जाए। तो आज के वीक मार्केट में स्टॉक की एक ऊपर की ओर सस्टेनेबिलिटी देखने मिल रही है, तो 2636 का लेवल अभी चल रहा है। तो उसका जो नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस मुझे जो देखने मिलता है वो कहाँ ना कहाँ पे 2800 थोड़ा सा दूर का है, और तकरीबन नजदीकी के जो रेजिस्टेंस लेवल में देख रहा हूँ वो 2700 के लेवल के आते हैं। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से हम 2700 के लेवल को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके HDFC AMC में मोमेंटम लग रही है 2700 तक की। ठीक है, गिरीश सुदानी से भी पूछ लेते हैं कोई स्टॉक आपके रेडार पे है। गिरीश आपने, या फिर आप इससे बताना चाहेंगे, APL अपोलो ने बड़ी गाइडेंस दी है, स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएटर रहा है ऑलरेडी, नेक्स्ट 2 साल में और कारोबार को डबल करने की बात की है, कोई व्यू APL अपोलो? गिरीश? गिरीश APL अपोलो पे आपका व्यू क्या रहेगा? APL अपोलो, हाँ जी हाँ। APL अपोलो के लिए जो व्यू है वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। अगर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 3 महीने 3.5 महीने का एक टारगेट फ्रेम लेके चल सकता है, 1750 से 1800 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं APL अपोलो के लिए। रिजल्ट ओरिएंटेशन पे ही फोकस रहेगा बस। ओके ठीक है, शुरुआत में देखते हैं कहाँ पे और ट्रेड आपको ठीक बनते हुए दिख रहे हैं। टोरेंट पावर को भी एक बार आप चेक कर लेते हैं। टोरेंट पावर एक बार देखेंगे आप? कपिल आप इस शेयर को चेक कीजिए, टोरेंट पावर। पावर सेक्टर्स में नॉर्मली थोड़े दिनों से हमें कुछ चाल तो देखने मिल ही रही है।
और टॉरंट पावर एक काफी अच्छा भी स्टॉक रहा हुआ है, जो 423 के लेवल के अराउंड पे काफी अच्छे बेस बना के स्टॉक ने ब्रेकआउट किया हुआ है। डेली चार्ट पे मैं इसका एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखता हूँ, और काफी बार ऐसा होता है कि जब भी आपकी एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बन जाती है, स्टॉक प्राइस 1-2 दिन के लिए पॉज लेता है और उसके बाद में स्टॉक प्राइस फिर से अपने अपसाइड मोमेंटम रिज्यूम करता है, और उसका जो मूविंग एवरेज है वो सभी के सभी ऊपर के लेवल पे है। तो यहाँ पे मुझे स्टॉक में एक पॉजिटिव चाल ही देखने मिलती है। पिछले काफी दिनों से स्टॉक का जो पिछले 2-3 दिनों में पहले जो स्टॉक ने अपना बेस बनाया था वो 630 के अराउंड का इसका मिडिल पॉइंट ऑफ बुल कैंडल है, तो वो हम इसको स्टॉप लॉस मान सकते हैं, और इस स्टॉप लॉस से स्टॉक की काफी अच्छी मोमेंटम चाल हम देखने मिल सकते हैं, क्योंकि सेक्टर भी अभी काफी फ्लेवर में है, तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। व्यू पॉजिटिव रह सकता है। एक दो शेयर जरा और स्टार्टिंग में, आज एक्चुअली में ना मार्केट थोड़ा वीक ज़्यादा है, और आप ऐसे लेवल पे आके अब आप खड़े हो गए हैं कि अगर आप शॉर्ट भी करते हैं ना तो आप नियर बाय रेजिस्टेंस के हो, आप सपोर्ट के आसपास हो, माफ़ कीजिए, और क्रिटिकल सपोर्ट है वो सारी की सारी। जैसे निफ्टी ने जस्ट 10 पॉइंट नीचे है 500 के, तो अब यहाँ पे कोई शॉर्ट करना या एकदम से लॉन्ग भी पकड़ लेना भी मुश्किल है। लेवल से नीचे है, शॉर्ट कर नहीं सकते क्योंकि बहुत पास है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करें, अच्छे स्टॉक्स सबको मिल जाएंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस एक बार, और अक्षय आप जरा चेक करके बताइए, LIC हाउसिंग फाइनेंस इसमें कोई ट्रेड है क्या? ऐसी हाउसिंग फाइनेंस का अगर मैं चार्ट देखूं तो इसमें एक मोमेंटम ओवरऑल है, बस 3 दिन से थोड़ी सी इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो इंट्राडे या डे ट्रेडिंग के लिए कुछ व्यू नहीं बैठ रहा है इसमें, क्योंकि एक ऊपर के स्तर में 445 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ 420 का। तो मेरा मानना रहेगा कि फिलहाल ये LIC हाउसिंग आप ट्रेडिंग पैरामीटर के हिसाब से कोई रिस्क रिवॉर्ड भी बैठ नहीं रहा है, तो इसको अवॉइड कीजिए। आप कभी टिप में अगर आपको आगे जाके 415 तक मिल जाए तो इसको रिव्यू कर लेंगे, तो इसमें फिलहाल कोई ट्रेड मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। HCL टेक 4% तेजी के साथ है, बिग डील विन। ये एक ऑब्जर्वेशन भी थी कि बड़ी कंपनीज को चैलेंज भी आ सकता है, लेकिन उस रब ऑफ में क्या दूसरे IT काउंटर्स जो अभी फिलहाल 1% आधे 1% तक की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, विप्रो, टेक महिंद्रा, LTI, माइंट्री जैसे, लेकिन क्या थोड़ी सी ट्रेडिंग गेंस के लिए किसी में एंटर किया जा सकता है इन लेवल्स पर? लक्ष्य कोई IT काउंटर रडार पे होगा? जी, फिलहाल के लिए तो मैं इसको सिर्फ एक आज जो एक न्यूज बेस्ड थोड़ा सा सेंटिमेंट बेस्ड मूव है वही मानूंगा। अभी यहाँ से ब्रेकआउट के लिए इसको आज के लेवल सस्टेन करने पड़ेंगे। अगर वो सस्टेन होते हैं और क्लोजिंग हमारी यहीं पे होती है तो भी मैं पॉजिटिव मानूंगा, लेकिन हम एंड ऑफ डे तक वेट करेंगे। ओके, अपोलो हॉस्पिटल देखिए, आप आधा % इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। मेडांटा के अच्छे नंबर्स आए हैं, क्या एक थोड़ा सा रब ऑफ आपको दूसरे हॉस्पिटल काउंटर्स में आ सकता है? अपोलो हॉस्पिटल काफी गिर भी चुका है, अपोलो हॉस्पिटल में ठीक से राय भी नहीं हो पाई थी उस वक्त। एक बार आप चेक करेंगे कपिल अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट्स? जी, अपोलो हॉस्पिटल में नो डाउट के पिछले काफी दिनों से पेन आया हुआ है, और अभी जो उसके जो 4920 के जो लेवल थे वो काफी एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे आ गया है। लेकिन सपोर्ट लेवल पे होना इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये बाय कैंडिडेट बन जाए। सपोर्ट लेवल के यहाँ पे हमें कुछ एक स्ट्रेंथ देखने मिलनी चाहिए, और मार्केट भी काफी एक क्रिटिकल लेवल पे है। तो लेट्स से कि स्टॉक का भी ये सपोर्ट लेवल है और मार्केट का भी एक सपोर्ट लेवल है, तो हम थोड़ा सा और टाइम इसको देते हैं और स्टॉक को थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ बाइंग मार्केट में देखते हैं, और स्टॉक में भी अपोलो हॉस्पिटल में देखते हैं, तो एक बाय का कैंडिडेट ये बन सकता है। लेकिन 4920 का लेवल हमें देखना होगा और मार्केट में 19480 का लेवल देखना होगा। अगर ये दो लेवल रिस्पेक्टिवली नीचे गिर जाते हैं तो यहाँ पे बाय थोड़े टाइम के लिए अवॉइड रह जाएगी। जो आपको IT सेक्टर पे आपको बोल रहे थे, तो वहां पे मुझे परसिस्टेंट पे एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिल रहा है। तो IT सेक्टर में जो एक फ्रेश ब्रेकआउट है तो वहां पे हम उसको कंटिन्यू प्ले कर सकते हैं, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल में थोड़ा सा वेट एंड वॉच हमें इस लेवल पे करना होगा। एक ब्रेकआउट मुझे नजर आ रहा है एक टेक्सटाइल काउंटर में, काफी दिनों के बाद इतना बड़ा मूव दिखा है हिम्मत सिंह का साइडी में। हिम्मत सिंह का सीड, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हिम्मत सिंह का के आते हुए, और 10% तक का मूव आपको दिखाई दे रहा है। लक्ष्य जरा इसके चार्ट चेक करके बताएं। रिजल्ट बैक्ड है वो ठीक है, लेकिन चार्ट्स क्या कहते हैं इसके? क्या यहाँ से भी अगर मैंने ले लिया है तो मुझे होल्ड करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि यहाँ पे और अपसाइड आ सकता है। जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, अगर मीडियम टर्म की बात करें मंथली टाइम फ्रेम पे, वो 190 तक के हैं। तो अगर कोई यहाँ पे बुलिश होना चाहता है विथ ए गुड रिजल्ट, डेफिनेटली अगले क्वार्टर्स में आपके 2 से 3 महीने का व्यू है तो मुझे लगता है 180 190 का टारगेट आप रख सकते हो। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स के लिए जो सपोर्ट होगा वो 115 का होगा, जिसके नीचे चीजें बदलेंगी। जब तक उसके ऊपर है तो ये अपसाइड अपना कंटिन्यू करता रहेगा। 180 190 के टारगेट्स ओवर ए पीरियड ऑफ 2 to 3 months। बिल्कुल, इस पे आप नज़र बना के रखिए अपने व्यूअर्स को, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सालों के बाद टर्न अराउंड हुआ है।
तो ये इतनी जल्दी फिजल आउट नहीं होगी रैली, हो सकता है यहाँ पे जारी रहे। इसी तरह एक और स्टॉक है GMM Pfaudler, उसको लेके आइए। रिजल्ट अच्छे हैं, ये बात इशू ये नहीं है। इसका 5 साल ग्राफ लेके आए डिटेक्टर साहब। इशू ये कि एक डायरेक्ट केमिकल प्ले है, कि कैपिटल गुड्स कंपनी है जो केमिकल्स के लिए बॉयलर्स बनाती है। और अगर आप देखेंगे बहुत बुरी तरह इसकी पिटाई हुई थी, केमिकल आउट ऑफ एक्शन थे, तो कोई बॉयलर कंपनी क्यों देखेगा। लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट आए वहाँ पे एक बदलाव नज़र आ रहा है। GMM Pfaudler के स्टॉक पे क्या रिएक्शन रहेगा आपका? कपिल आप बताएं चार्ट चेक करके। जी, GMM Pfaudler का जो हम चार्ट देखते हैं तो एक टाइम का बहुत ही शानदार स्टॉक रहा हुआ था, लेकिन जो इसकी अपसाइड मोमेंटम थी वो कहाँ ना कहाँ पे इनिशियल स्टेज ऑफ 2020 के में फ्रीजल आउट हो गई थी। और 2020 से लेके अभी तक जहाँ पे मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ये स्टॉक काफी हद तक एक साइडवेज पैच में ही रहा हुआ है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि केमिकल स्टॉक्स में वेरी इनिशियल लेवल पे कुछ एक रिकवरी हमें देखने मिल रही है। और ये स्टॉक भी लेट्स से कि मैं एक पैटर्न देखता हूँ कि जब भी आपका एक बुलिश स्टॉक का एक ब्रेकआउट हो जाता है और जो अपनी लोअर बैंड पे आ जाता है, क्योंकि उसके 3 साल का जो एक रेंज रही हुई है, तो 1400 उसका एक लोअर बॉटम बना हुआ है। आज के दिन में रिजल्ट के चलते हुए स्टॉक के अच्छे खासे मूव आए हुए हैं। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि जो आपके इनिशियल अपसाइड मोमेंटम आती है, काफी नेगेटिव मोमेंटम के बाद में जो इनिशियल फ्रेश अपसाइड मोमेंटम आती है, वो थोड़ी सी डिसेप्टिव होती है, क्योंकि जो भी उसने फ्रस्ट्रेशन एक्यूमुलेट किया होता है इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर का, तो पहले ही जो बाउंस आता है वहां पे वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है और स्टॉक की फर्स्ट रैली इतनी सस्टेन नहीं हो पाती है। तो आज भले ही स्टॉक 7% है, तो इस मोमेंट को चेस नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कूल ऑफ होता है, 1500-1400 की लेवल के बीच में आता है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली उस लेवल पे ये स्टॉक बाय बन सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मार्केट ने शुरुआत में जो एक कट दिखाया वो अपने क्रिटिकल, अब जैसे बैंक निफ्टी अब आप अहम सपोर्ट पे हैं 44,300 लक्ष्य। ये आपसे क्वेश्चन होगा, आज की जो गिरावट होनी थी बाज़ार की वो हो गई है क्या? मैं उसके 2 रीज़न बता सकता हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज की गिरावट होनी थी, हो गई है। पहला, एक रुका हुआ सेक्टर चल रहा है जिसकी वेटेज है मार्केट के अंदर, छोटे नहीं बल्कि बड़े शेयर्स भी, इन्फोसिस, TCS भी चल रहा है, SCL भी चल रहा है, परसिस्टेंट भी चल रहा है। एक तो ये पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा, शुरुआत में जो विक्स को बढ़ना चाहिए गिरावट में वो उतना बढ़ नहीं रहा। एक तो ये पॉइंट है मेरे पास। और तीसरा पॉइंट है कि अब मेगा सपोर्ट एरियाज पे अब अप हो, जैसे 44,300 है, 19,500 से 300 वाले रेंज पे है। तो आज की गिरावट को मैं कंप्लीट मानूं, अब पुल बैक की तैयारी कर सकते हैं, भले स्ट्रांग नहीं होगा बट पुल बैक होगा। जी, अगर स्ट्रक्चर को देखें तो आईटी में जो आज बाउंस आया है वो एक रीटेस्ट काइंड ऑफ है, और एक गैप था अभी रिसेंटली में बना था, वो गैप फिल हुआ है। तो अभी हम जहाँ पे हैं वो एक रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस सपोर्ट्स गिने 23 सितंबर 2022 और उसके बाद 10 जनवरी के आसपास बना था एक बॉटम, इन तीनों लाइनों को कनेक्ट करेंगे तो हम उसके जस्ट नीचे से रिटेस्ट कर रहे हैं। तो नॉर्मली ये रिटेस्टिंग हो सकती है आईटी में, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगा। दूसरी चीज है कि यूएस में जब यील्ड्स बढ़ती हैं और वहां का टेक अगर थोड़ा सा भी शेक होता है तो डेफिनेटली आईटी में फर्क पड़ता है। तो मैं मानूंगा यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क अभी ना लें, थोड़ा सा वेट कर लें। अगर हम यहाँ से 1-2% और सर्वाइव कर जाते हैं तो डेफिनेटली एक काफी अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, क्लियर स्काई काइंड ऑफ 5% 7% अपसाइड। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो वो अभी भी वैसा मोमेंटम दिखा नहीं रहा है, डेटा भी आपका कमजोर है, और जो हमने हेड एंड शोल्डर की बात की थी उसका नेकलाइन के हम नीचे हैं। तो डेफिनेटली वीकली लो हमने बनाया है बाय द वे फ्राइडे को। तो ये सारी चीजें पॉइंट आउट करती हैं कि जब तक बैंक्स आपको एक अच्छा रिकवरी ना दे दें और थोड़ा कंफर्ट आ जाए डेटा में, तो ये चीजें इट्स नॉट डन, क्योंकि बैंक सबसे बड़ा वेटेज रखता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी को भी ड्रैग कर सकता है। एक पॉजिटिव जो मुझे दिख रहा है वो है आपका मिड कैप इंडेक्स। जब तक मिड कैप इंडेक्स में पैनिक नहीं होता है, मैं बहुत कंफर्टेबल सेल नहीं होता हूँ निफ्टी में। निफ्टी में अगर सेल होना है तो मिड कैप को वीक होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉड सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है मिड कैप भी और निफ्टी भी। तो वहां पे थोड़ा सा कंफर्ट है, इसलिए अभी मैं इमीडिएटली नहीं सेल करूंगा, लेकिन मैं सेकंड हाफ का वेट करूंगा, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि जो होगा वो 12 बजे के बाद होगा। और सेकंड हाफ में अगर हम वापस से इस लो को ब्रेक करने आते हैं और विक्स यहीं पे बना रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, विक्स यहीं पे बना रहता है, तो भी आपको एक सेंटिमेंटली निगेटिव क्लोजिंग मिल सकती है आज। तो सेकंड हाफ का वेट करें, और अभी जो मॉर्निंग के लोज हैं वो आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए अगर आप बुल हैं, और बियर है तो वो आपका ट्रिगर होना चाहिए पोजिशनल सेल के लिए। ठीक है, डन। अब जरा 2 शेयर और चेक करते हैं। एक तो अदानी विल्मर, मैंने सुबह सुबह आपको नोटिस भी करवाया था कि मैनेजमेंट की थोड़ी सफाई आई है, उसको लेकर शेयर थोड़ा ठहर सा गया है, टूटना रुक गया है इसका। हालांकि ये शेयर चला भी नहीं है,
लेकिन एक बार कपिल, क्या इसको पोजीशनिंग की जा सकती है, यानी कि पोजीशन ले लें इसके अंदर और मैं एवरेज भी कर लूं? क्या मान लीजिए मेरे पास पुराना भी होगा तो मैं एक बार एवरेज कर लूं, कोई नया स्टॉप लॉस, नया टारगेट है तो वो भी बता दो आप। जी, AWL या फिर कोई भी अदानी स्टॉक का मैं चार्ट देता हूँ। मैं थोड़ी टाइम से इसमें काफी कंजर्वेटिव ही रहा हूँ, क्योंकि जो हमें एक टेक्निकल क्लैरिटी चाहिए होती है, जो एक डायरेक्शन हमें चाहिए होती है, वो हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी मिसिंग है। लेट्स से कि जो हम अदानी एंटरप्राइज की भी बात कर रहे हैं, अदानी पोर्ट की भी हम बात करते हैं, तो वहां पे हमने जस्ट देखा हुआ है कि जब भी इसने पिछले कुछ 4 से 5 महीनों में ऐसा ही हुआ है कि जब भी मोमेंटम आया हुआ है, 3 दिन तक बहुत बड़ी मोमेंटम आती है, लेकिन 3 दिन के बड़ी मोमेंटम के बाद में वो स्टॉक तकरीबन 40 to 45 डेज के लिए काफी स्टेगनेंट ही रहते हैं। तो ऐसा सिलसिला, ऐसा केस आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक के साथ में है। AWL में भी मुझे इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन अभी कुछ है ही नहीं। काफी छोटी छोटी सी कैंडल बन रही है, काफी नैरो रेंज बनते जा रहे हैं, और यहाँ पे मुझे कुछ डायरेक्शन नहीं देखने मिल रहे हैं। तो अभी तो मैं इन सारे अदानी के स्टॉक से थोड़ा सा साइडलाइन ही रहूंगा। ठीक है, ओके, अडानी स्टॉक्स पर आप अभी कोई व्यू नहीं बनाना चाहते, ठीक है। लेकिन इस बीच आज क्योंकि मिर्जापुर इंटरनेशनल से डीलिस्ट होकर मिर्जापुर इंटरनेशनल, आपके मन में मिर्जापुर बना हुआ है क्या? गलती से हो गया मिर्जा इंटरनेशनल। मिर्जापुर बहुत देखा है अपने सीरीज में, लग रहा है। देखी तो है, लेकिन इसका मिर्जापुर से कोई लेना देना नहीं है, ये मिर्जा इंटरनेशनल है। यस, एब्सोल्युटली, स्लिप ऑफ टंग। सो मिर्जा इंटरनेशनल से जो रेड टेप डीमर्ज हो गया, लिस्ट होने वाली है। और देखिए शरद भी मुस्कुरा रहे हैं, वो बताएंगे कि हमें कि लिस्ट हो कैसे सकती है। शरद बताएं। वो तो मिर्जापुर के फ्लेवर वाले हैं ना, कलकत्ता के रहने वाले, धनबाद लग रहा है बहुत बार देखी है उन्होंने भी। बताइए भाई, कहाँ लिस्टिंग करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, रेड टेप की आज लिस्टिंग होने वाली है और नुवामा के हिसाब से जो बेस की सिनेरियो आ रहा है वो 400 रुपये प्रति शेयर आ रहा है। ऑफकोर्स अगर देखा जाए तो इसके जो वैल्यूएशंस आएंगे बेस केस में, वो लगभग पी रेशियो अगर 25 to 30 टाइम्स को लेके किया जाएगा। देखा जाए तो 300 रुपये प्रति शेयर आ रही है सिनेरियो एनालिसिस के हिसाब से। 35 पी पे 400 रुपये का आ रहा है, और अगर लिस्टिंग होती है 40 पी पे तो 500 रुपये प्रति शेयर आएगी। इसके जो मार्केट कैप की जो इंडिकेटिव है बेस सिनेरियो, 3500 से लेकर 4200 करोड़ तक की जो है ये रेंज आ सकती है। और ऑफकोर्स 4 या 5 महीना पहले जो है आपका देखा गया था कि डिमर्ज हुई थी मिर्जा इंटरनेशनल से, 1:1 शेयर होल्डर्स को ये रेशियो मिला था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि पीयर वैल्यूएशंस कैसे है। एंड ऑफकोर्स ये चीपेस्ट जो है फुटवेयर स्टॉक होने वाला है। अगर हम लोग ग्रोथ भी फैक्टर इन कर ले, 1 साल के फॉरवर्ड पी रेशियो में ऑलमोस्ट 35 टाइम्स देखने को मिल रही है। क्योंकि जो बाकी के फुटवेयर स्टॉक्स है, अगर आप ले लीजिए बाटा, मेट्रो, रिलैक्सो, तो इनके वैल्यूएशंस 49 to 66 टाइम्स के बीच जो है 1 ईयर फॉरवर्ड पी रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी जो है कैंपस एक्टिववेयर, वहाँ पे वैल्यूएशंस थोड़े अट्रैक्टिव है अगर आप फुटवेयर इंडस्ट्री को देखें। लेकिन प्री लिस्टिंग अगर आप बात करें बेस के सिनेरियो की, तो जो है वैल्यूएशंस जो सस्ते हैं आप अपने पीएस के साथ कंपेयर करें तो। अब ऑफकोर्स ये कंपनी के जो सेल्स हैं, लगभग 1500 करोड़ का सेल्स आया था FY23 में, और जो है 150 करोड़ का पैट भी देखने मिला था। अब ये बिजनेस के बाद जो बच जाता है बिजनेस, जो रेसिडुअरी बिजनेस जो कहते हैं, वो है आपके मिर्जा इंटरनेशनल की जो टैनरी और लेदर बिजनेस पे रहने वाली है। हालांकि लीगल हर्डल्स और लो मार्जिन बिजनेस के कारण जो है एनालिस्ट का मानना है कि इस स्टॉक से थोड़े दूर रहें। ओके, ठीक है, ऑलराइट, शुक्रिया शरद ये जानकारी देने के लिए। शुक्रिया शरद, नॉट शुक्रिया कालीन भैया। हाँ, नहीं शरद। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत फोर्ज में कल एक बहुत बढ़िया ट्रेडिंग एक्शन था। अगर आप रिजल्ट देख के ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स में से हैं तो उसमें आपको कमेंट्री में गाइडेंस की तेजी दिखाई दी। 16% से गाइडेंस बढ़ा के कहा कि अगले 3 क्वार्टर तक हम अपना मार्जिन 16% से अगले 3 क्वार्टर तक बढ़ता रहेगा। उसके बाद रिजल्ट के बाद लोगों ने ट्रेडिंग की और वो 7% ऊपर गया, आज भी 1.5% ऊपर है। तो 800 का जो एक हर्डल था वो क्रॉस हुआ, नई टेरिटरी में स्टॉक निकल गया। लक्ष्य क्या, ये 1000 रुपए के लिए जा रहा है, की तरफ जा रहा है? मैं होल्ड करूं अगर लेके बैठा हूं सही टाइम पे? जी मुझे ऐसा लगता है कि जा तो ऊपर रहा है, लेकिन थोड़ा सा बीच में जैसे कहते हैं ना हिकअप्स आते हैं, तो इस स्टॉक में भी आपको मिलेंगे 10 to 15, 20 रुपीज तक के आपको मिल सकते हैं अभी। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, मंथली RSI भी 68 है, तो अभी कोई घबराने वाली बात नहीं। यहाँ से अपसाइड आ सकता है, कम से कम मुझे लगता है कि 1050, 1080 तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं बिफोर हम कहें कि हाँ ये टॉप हो गया है। तो जगह तो अभी यहाँ दिखती है। आपको जगह इसके अंदर दिख रही है। एक हाल ही में लिस्टेड कंपनी है श्याम मेटालिक, स्पेशलाइज्ड मेटल कंपनी है।
1 साल 1.5 साल हुआ है लिस्टिंग के, अच्छे मूव दिखा रही है आज। कपिल जरा इसके चार्ट चेक करके बताएं। श्याम मेटालिक ये प्योर कमोडिटी नहीं है, वैल्यू एडेड कमोडिटी कंपनी है, बहुत बढ़िया चला है लास्ट 6 महीने में स्टॉक। इसमें एक्शन हो सकता है और अभी मजबूती है क्या? जी, इस स्टॉक का ने जो 260 का जो लो बनाया था और 260 से लेके अभी 470 के लेवल पे आया हुआ है, काफी कम टाइम में ही बहुत अच्छी मोमेंटम देखने मिली हुई है। और इसी वीक में ही हम देख रहे हैं 17 से 18% की बढ़ोतरी भी इसमें स्टॉक में आई हुई है। तो नो डाउट स्ट्रक्चर तो इसका काफी पॉजिटिव में है। कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहता है तो उसको होल्ड कर सकता है, क्योंकि जो उसके पहले के जब भी लिस्टिंग के टाइम के जो इसके हाई लेवल्स थे वो भी ऑलमोस्ट अभी क्रॉस होने आए हुए हैं। तो यानी स्टॉक ऑल टाइम हाई ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुका है। तो जिसके पास ये स्टॉक होते हैं उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो काफी एक एग्रेसिव मोमेंटम ट्रेडर होते हैं तो उनके लिए हम नॉर्मली वही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि जो स्टॉक ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम में काफी चल गया हो तो 2 दिन का स्टॉप लॉस बना के उस स्टॉक को और भी आप राइट कर सकते हो, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा ही है। तो वहां पे इसका केस में 450 का एक स्टॉप लॉस बैठता है, तो उसको लेके लेकिन ये एग्रेसिव ट्रेडर के लिए ही प्रेफरेबल चॉइस रहेगी। अदरवाइज ये स्टॉक में बुलिश मोमेंटम अभी भी ऑन ही है। और मेटल्स काउंटर्स में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम कहां ना कहां पे रिवाइवल अभी हो रहा है, इसमें स्ट्रेंथ है। टाइटन काफी पिट चुका था, सबड्यूड चल रहा था पिछले कई दिनों से। आज थोड़ी सी मूवमेंट है इसमें 0.5% की। क्या ट्रेडिंग गेन्स के लिए लक्ष्य आप इसमें एंटर करेंगे? जी, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी रेंज बाउंड काइंड ऑफ है। मुझे लगता है 2950 और 3050 एक बहुत ही नैरो रेंज में फिलहाल ये काम कर रहा है। तो जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पे ना शॉर्ट कर सकते हैं ना लॉन्ग। इनफैक्ट 2 हफ्तों से इसी रेंज में है, तो थोड़ा सा इसको ब्रेक हो जाने दें। और अगर ये 2950 के नीचे क्लोज होता है तो 2700 तक ये फॉल दिखा सकता है। और अगर 3050 के ऊपर सस्टेन होता है 1 से 2 दिन तो आपको 3150 और 3200 तक के लेवल दिखा सकता है। तो रेंज में है, वेट कराएगा ये, थोड़ा सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार कर लें। ठीक है, ऑल राइट, ओके, ठीक है। नीचे जा रहा है भाई बाजार, इंटरनेट देखा आपने? देखा, एक छोटी सी डिप बाय तो हुई थी बैंक्स में, लेकिन फिर से आप वहीं पर आ गए हैं। ये देखिए लोएस्ट पॉइंट पे आ गया है। तो 19,600 से जो ऊपर थोड़ा सा रिकवर हुआ था परसों, वो फिर एक फॉल्स ही था। वो अटेम्प्ट ज्यादा मजबूत नहीं था। लग रहा था कि शायद एक बार के लिए वीकनेस श्रग ऑफ हुई है, लेकिन अब नीचे ड्रैग हो रहा है। तो क्या रेंज बैंक निफ्टी भी लिखिए डाक्टर साहब, बैंक निफ्टी भी दिखाइए। निफ्टी बैंक निफ्टी हमेशा साथ चलते हैं। लग रहा है ये जो आप रेंज शिफ्ट वाली बात कह रही है ना प्रियंका, एक बार अक्षय से समझ लेते हैं। अक्षय, अभी तक के आधे घंटे के ट्रेडिंग एक्शन को आप कैसे देखेंगे? आधे घंटे के ट्रेडिंग एक्शन में जो बिग बॉयज ऑफ द मार्केट है, जो निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स है, उनके एक्शन देखेंगे तो वहां पे गए 3-4 दिन से स्लिपी हो रहे हो, तो वहां पे वीकनेस है ही। बस आपके मिड कैप काउंटर में जो है वो ग्रीन शूट्स आपको यहाँ या वहां दिखी जाएंगे। कुछ ना कुछ स्टॉक, जैसे आज आईआरसीटीसी चला, हैवेल्स ने थोड़ी सी ऊपरी स्तर पे बाइंग दिखी है, थोड़े से ऑटो स्टॉक्स में इधर उधर बाइंग दिख रही है मिड कैप काउंटर्स में। तो वहां पे आपको बाइंग के तो काउंटर्स मिलेंगे, क्योंकि बाजार में ऐसा भी पॉइंट नहीं है कि यहाँ से कोई पैनिक वाला बटन दबना है सेल की तरफ। तो ये जो सेलिंग मुझे दिख रही है ये सिर्फ बड़े काउंटर तक ही सीमित है। तो आप फिलहाल जो है मोमेंटम को चेस कीजिए। अगर आप बाय की तरफ हो, मिड कैप में मोमेंटम अभी भी जारी है। जो बड़े बिग बॉयज है उनको आप छेड़िए मत, थोड़ा उनको सेटल होने दीजिए। उसके बाद हम रिव्यू कर लेंगे। एक बार निफ्टी सेटल हो जाए 19,300 के करीब, तो हम जो एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो या रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, उनको वहां पे रिव्यू कर लेंगे बाय के लिए। फिलहाल जो निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स है उनको अवॉइड रखिए। जहां पे मोमेंटम जारी है वहां पे आप बाइंग का प्ले जारी रखें। एक्चुअली लार्ज कैप और प्राइवेट बैंक से सेलिंग ज़्यादा आ रही है। आप अगर मिड कैप पीएसयू बैंक्स को देखें तो वो इतना बुरा नहीं कर रहे हैं। और इनफैक्ट रियल एस्टेट कुछ स्टॉक्स हैं वो भी वापस आए हैं, और पीएससी इंडेक्स तो आपको स्ट्रेंथ के साथ दिख रहा है। लेकिन कुछ लार्ज कैप ऑटो नेम्स, मारुति सुजुकी हो, टाटा मोटर्स हो, वहाँ थोड़ी मूवमेंट है और अच्छी खासी कंसोलिडेशन और एक सेलिंग दिखी है ऑटो स्टॉक्स में। कपिल, कहीं आपको पॉजिटिव मूवमेंट भी दिख रही है? ऑटो पे बेट किया जा सकता है क्या? ऑटो सेक्टर्स के जो हम पहले का एक स्ट्रॉन्ग वन वे अपसाइड मोमेंटम देख रहे थे, तो हम ऑटो इंडेक्स को भी देखते हैं तो पिछले 4 हफ्तों से थोड़ा सा स्टेगनेंसी हमें देखने मिल रही है। और उसके चलते हुए काफी सारे ऑटो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे आ गए हैं। लेकिन लुकिंग एट काफी चीजों को हम मिक्स एंड कंबाइन करते हैं कि लगता है कि मार्केट भी अपने ऊपरी स्तरों पे नीचे लूज कर रहा है अपनी मोमेंटम। और जो मारुति और ये सारे स्टॉक के हम नाम बोल रहे हैं वो काफी ब्लू चिप स्टॉक से काफी बड़े स्टॉक। और जैसे भी अक्षय ने अभी बताया कि स्टॉक का जो मीन्स जो बिग बॉयज है मार्केट में वो कहां ना कहां पे थोड़े से स्लिप हो रहे हैं यहाँ पे। तो मारुति
उसके जो 10,000 के लेवल थे वो काफी एक रेजिस्टेंस लेवल थे। हालांकि उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी अच्छा ही है, फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव जितना भी स्टॉक पे डिप आता है वो एक्यूमुलेशन करने की अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस 9,300 के यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल लेके थोड़ा सा ही माइल्ड अपसाइड बाउंस दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए, मार्केट की स्टेबिलिटी को देखनी चाहिए कि मार्केट ज्यादातर अगर 19,470 के नीचे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है तो कहां ना कहां पे लार्ज कैप के लिए ये एक पेनफुल सिचुएशन हो सकती है। तो 9,300 के लेवल है, वहां पे थोड़ा सा हमें एक व्यू करना चाहिए। 9,300 का लेवल ब्रीच करता है तो अब मुझे लग रहा है कि और उसकी में एक सेलिंग प्रेशर आ सकती है और वो 9,000 तक की रह सकती है, और वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी है और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। तो 9,300 थोड़ा सा इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर रहेगा। आपके टॉप स्टॉक आइडियाज क्या हैं? दो जरा अपने टॉप स्टॉक्स जिस पे आपकी नजर हो, जहां रिजल्ट बहुत धमाकेदार रहे हो या कुछ और। गिरीश? मेरे बेसिकली ऑटोमोबाइल सेगमेंट्स में ही ज्यादातर फोकस है, एंड जो भी आज बेसिकली न्यूज में भी है वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड को लेके जो एक पोजीशन रहेगा कि मुझे यहाँ से 205 से लेकर 227 तक का एक लेवल दिखाई देता है अगले 3 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। और दूसरा स्टॉक मैंने ऑटोमोबाइल में ही, ऑटो सेक्टर में ही लिया है, वो है मदरसन सुगी। हालांकि कंपोनेंट्स काफी अच्छे हैं, ये ब्रेकआउट्स भी 92 93 के एक रेंज में ब्रेकआउट्स भी आ गया था, तो यहाँ से हमको 120 125 का एक लेवल दे वो दिखाई देता है। ओके, ठीक है गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और अक्षय आपका भी बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला बातचीत करने के लिए और काफ़ी सारे ट्रेड भी दिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस का चैंपियन वो देखते हैं अब। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ हैं बताने के लिए आज का ऑप्शंस का चैंपियन कौन सा है। आदित्य गुड मॉर्निंग, बताएं आज। वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए मैंने HCL टेक को चुना है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। उसमें 1170 का कॉल बाय किया जा सकता है, 33.35 और 1200 का कॉल सेल किया जा सकता है। अभी भाव चल रहा है 19.15। बुलिश स्ट्रैटेजी है, अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो मुनाफा होगा। इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड है 28,992, मैक्सिमम लॉस है 9,940 और मैक्सिमम प्रॉफिट है 11,060 रुपीज। तो बुलिश स्ट्रैटेजी है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो मुनाफा होगा। ठीक है, इन दोनों ही कॉल्स में आप बता रहे हैं कितना पैसा लग जाएगा? करीब 28,000 आदित्य? यस, 28,992। ठीक है, मतलब 29,000 कर देते हैं इसको रफ में। 29,000 पे आपका लगने जा रहा है, उसमें से आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 11,000 की है और करीब 10,000 पे आपका लॉस भी है यहाँ पे। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ की स्ट्राइक पकड़नी है, थोड़ा ऊपर जाके कॉल बेचनी है। इनका जो डिफरेंस है यही आपकी कमाई है। जो चल जाएगा तो 1200 तक आने के चांसेस हैं। इसको हम टिपिकली बुल स्प्रेड कहते हैं कि जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ पे खरीदो और ऊपर जाके बेच दो। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फ़ोटो खींच लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको लेवल्स भी याद रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। ये 11,1170 ही आपको इस समय HCL टेक का भाव दिख रहा होगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और ट्रेड पता कर लेते हैं। इंडिया विक्स 3% ऊपर है, 70 पॉइंट का नुकसान आ चुका है, 215 पॉइंट का नुकसान बैंक निफ्टी पर भी आपको बनता हुआ दिख रहा है। एक दो शेयर और चेक करते हैं जहाँ पे शुरुआत में थोड़ा वीकनेस या फिर कम बढ़त अच्छी दिख रही है। कैनफिन होम्स मेरे लिस्ट में वापस से आया है काफ़ी दिनों बाद, ये फिर से कुछ हद तक का मोमेंटम प्ले दिखा रहा है। लक्ष्य एक बार आप चेक करेंगे कैनफिन होम्स? जी मुझे लगता है कि लास्ट वीक इसमें काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, उसके बाद ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट इसमें अगेन 770 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा। तो एक ये जस्ट रिकवरी है आफ्टर ए बिग सेल ऑफ। अभी इसको मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा अपसाइड आ सकता है, बट 770 775 तक जा सकता है, वहां पे इसको फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा। आपका करंटली अगर आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस 750 का होना चाहिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि पिछले हफ्ते की सेलिंग के बाद एक फॉलो थ्रू सेलिंग भी शार्प होगी। ठीक है जेंटलमैन, हमारे साथ बने रहिए, कुछ कॉर्पोरेट चैट्स का समय हो गया है। वी गार्ड इंडस्ट्रीज के फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स आए हैं और हमारे साथ कंपनी के COO मिस्टर वी रामचंद्रन जुड़ रहे हैं। वी गार्ड बहुत ही शानदार कंपनी है और इस बार रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया है, मार्जिन एक्सपेंशन आया, ग्रोथ। तो रामचंद्रन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मार्जिन एक्सपेंशन तो क्लियर है, मैं जानना चाहता हूँ
कुछ और गुंजाइश है यहाँ से भी? कहाँ तक मार्जिन आपके एक्सपैंड होंगे आगे आने वाले क्वार्टर्स में, और क्या ग्रोथ आउटलुक आप बना के चल रहे हैं इस समय कारोबार के लिए? नमस्कार। ये लास्ट 1.5 ईयर में जो इनपुट कॉस्ट इंक्रीज की इम्पैक्ट नजर आ रही थी बिजनेसेस में, ये अभी टेपर डाउन हो रहा है, और जैसे जैसे वो इनपुट कॉस्ट रिडक्शन का इफेक्ट जो है हमारे बिजनेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हमारी मार्जिन जो है प्री कोविड लेवल की तरह रिकवर हो रही है। हम समझते हैं अगले अगले 1 से 2 या 3 क्वार्टर में और 1.5% 1 से 1.5% जो है ग्रॉस मार्जिन मैं कह रहा हूँ, ये रिकवर होने का संभावना है। जहाँ तक एबिटा का सवाल है, ये तो रेवेन्यू के ऊपर भी होता है। अभी थोड़ा मार्केट एनवायरनमेंट सॉफ्ट है, मगर हमें जो है नॉर्दर्न मार्केट वेस्टर्न मार्केट, साउथ और ईस्ट, इन 3 मार्केट से हमको सपोर्ट मिली थी। नॉर्थ थोड़ा स्लो था, तो आई थिंक थोड़ा सा समर का बेनिफिट आया है, पर्टिकुलरली ईस्टर्न रीजन और सदर्न रीजन में, जिससे कि हमारा ग्रोथ अच्छा रहा है। बट कंज्यूमर ड्यूरेबल कैटेगरीज में अभी भी थोड़ा डिमांड सॉफ्ट है और थोड़ी कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स हैं, तो इसका मतलब आगे चल के सिचुएशन कैसे डेवलप होगा हमें देखना है, जिससे कि कंपनीज के रिजल्ट्स में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। आपने 14 से 15% ग्रोथ का आउटलुक दिया है एक्स सनफ्लेम। ये जो ग्रोथ है 14 से 15%, आपको लगता है इसमें अपसाइड बायस बन सकता है, या आपको ये कंजर्वेटिवली आप पकड़ के बैठे हैं? नहीं, ये जो है हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है, ये 15% की ट्रेजेक्ट्री है, और ये हम हर साल डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, और ये हमारा फोकस है। क्वार्टर 1 ठीक रहा है, और हम समझते हैं कि बेसिस क्वार्टर 1 के रिजल्ट पे कि हम इस ईयर भी जो है 15% के आसपास डिलीवर कर पाएंगे। रामचंद्रन जी, ये रूरल डिमांड कितनी ठीक अभी आपको लग रही है? मैं वैसे ओवरऑल डिमांड आपसे पूछना चाहता था, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया। मेरे को जरा रूरल डिमांड के बारे में ज़रा बताइएगा आप। नहीं, इन जनरल जो है पर्टिकुलरली कंज्यूमर ड्यूरेबल कैटेगरी में थोड़ा डिमांड सॉफ्टनेस नजर आ रही है। मेनली जो है जैसे किचन है, फैंस हैं, इन कैटेगरी में हमने कंपेयर टू प्रीवियस ईयर और हिस्टोरिकल ग्रोथ के कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा स्लोनेस नजर आ रहा है, पर्टिकुलरली इन कैटेगरीज में रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये जो है ये डिमांड की प्रेशर जो है नॉट ओनली मतलब रूरल में थोड़ा नजर आ रहा है, बट इवन स्मॉल टाउन अर्बन में भी नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा मतलब एंट्री और मिड लेवल रेंजेस में थोड़ा प्रेशर है डिमांड का। ऑलराइट रामचंद्रन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लक्ष्य है हमारे साथ, हमारे पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, एक बार वी गार्ड के स्टॉक्स को जरा चेक करके बताएं। 308 का भाव है, पिछले 1 साल का चार्ट भी दिखाइए, इसके अंदर क्या लेवल्स बन सकते हैं? 6 महीने में 25% चला है जी। फिलहाल जो कल का कैंडल है, थोड़ा सा अपर जो विक बना हुआ है, थोड़ा सा वो कंसर्न दिखाता है कि यहाँ पे शायद बड़ा कोई एग्जिट हुआ है, क्योंकि ये ठीक ठाक चल चुका है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा। अगर कोई भी अटेम्प्ट मिलते हैं बाउंस के 320 325 के, वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। नई एंट्री लेने के लिए थोड़ा सा आपको कम से कम 1 वीक वेट कर लेना चाहिए, और अगर ये कंसोलिडेट कर जाता है विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 295, तो आपको यहाँ फर्दर अपसाइड बिल्ड होते दिखेगा। अभी इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको एक्साइटेड होना चाहिए इस लेवल पे। एनएलसी इंडिया के चार्ट को चेक करके बताएं। नेवली लिग्नाइट, जब से इसका रिजल्ट आया स्टॉक में हरकत दिख रही है, और ये भी एक पीएसयू है। पीएसयूज में काफी अच्छा एक्शन दिखा है। कपिल जी जी बिल्कुल। एनएलसी एज एन डिस्क्लेमर हमारे फंडामेंटल डिपार्टमेंट की एक नोट भी है वैसे इसमें। स्टॉक की जो एक पॉजिटिव मोमेंटम हम जो दिखने मिली हुई है वो अभी भी कंटिन्यू लग रही है, क्योंकि जो उसके पहले के 108 110 के जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो काफी अच्छी तरीके से ब्रेकआउट होते हुए देखने मिले हुए हैं। स्टॉक प्राइस काफी ऊपर में चल भी गया है, तो यहाँ पे 135 से लेकर जो उसके मिडिल पॉइंट है 130 तक का
तो वो एक अच्छा सा एक रेंज रह सकता है, थोड़ा सा कूल ऑफ भी हो सकता है क्योंकि एक अच्छा सा मूवमेंट लग रहा है। लेकिन ओवरऑल जो हम इसके टारगेट टेक्निकली भी देख रहे हैं वो कहाँ ना कहाँ पे 150 से 152 तक के इसके अपसाइड पोटेंशियल हो सकती है। तो थोड़ा सा इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन का ही एक अप्रोच रखना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा चले हुए स्टॉक में एक ही साथ में बाय न करते हुए किस्तों में बाय करना ठीक रहता है। लेकिन ट्रेंड काफी पॉजिटिव में है और 150 तक की इसकी इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम लग रही है। ओके। एबट इंडिया के परसों नंबर आए थे, नंबर थोड़े वीक थे, कल उस पर रिएक्शन भी काफ़ी अच्छा था। आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का मूव दिख रहा है एबट इंडिया, इसके चार्ट्स को लेकर आते हैं, एक बार लक्ष्य के साथ डिस्कस करते हैं। क्या एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है लक्ष्य? जस्ट अ मोमेंट, मैं एक बार चार्ट इसका देख लूं। क्या इसको सर्च करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है? नो प्रॉब्लम, आप सर्च करिए, लेकिन इन द मीन टाइम अच्छा लॉन्ग बिल्टअप जरूर दिख रहा है उन सभी काउंटर्स में जो भी हम बात कर रहे थे एमएससीआई इंक्लूजन में पॉसिबल हो सकते हैं, चाहे वो आरएससी हो, आईडीएफसी फर्स्ट हो, एचडीएफसी एमसी हो, पीएफसी जैसे काउंटर हो। और इनफैक्ट जुबिलेंट फूड की भी बात हो रही थी कि शायद वो एक्सक्लूड हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो जुबिलेंट फूड लगभग 2.5% की तेजी के साथ अच्छा खासी इसमें सेलिंग रही है पीछे के दिनों में, लेकिन आज अभी आप फिलहाल 2.5% का इसमें मोमेंटम भी देख रहे हैं। लक्ष्य, आप चार्ट्स के साथ रेडी हैं? तो जी, अबाउट इंडिया के बारे में मैं ये कहूंगा कि ये फिलहाल 2 हफ्ते से एक टॉपिश बिहेवियर दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें अभी ऊपर जाने का इतना ताकत है। फिलहाल ये करेक्शन दे सकता है यहाँ से, और वो करेक्शन आपको ले जा सकता है 22,500 तक। ये पोजिशनल व्यू बता रहा हूँ 1 से 2 हफ्तों में, और वहां पे आपको बाइंग करनी है 22,500 से 600 के जोन पे। यहाँ पे बाय नहीं बनता, यहाँ पे ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है आने वाले हफ्तों में। मार्केट ने ना एक राउंड की गिरावट देखने के बाद थोड़ा रुक सा गया है। मैंने थोड़ी देर पहले लक्ष्य से भी यही बात पता की थी कि क्या कुछ और गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि हाँ आ सकती है, हालांकि अभी आ नहीं रही है, वहीं हम रेंज में फंसे हुए हैं, बट पुल बैक भी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आपको अभी तक कोई सौदा प्लस नहीं करवा पाएगा। अगर आपकी बहुत इंटेलिजेंस नहीं है मार्केट के अंदर, तो आप इस तरह के मार्केट को अभी जल्दी जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे। तो 75-77 पॉइंट का नुकसान इस समय निफ्टी पर, बैंक निफ्टी दोनों ही क्रिटिकल रेंज पे हैं, ये मेक ब्रेक कर पाएंगे। देखिए, आप एडवांस डिक्लाइन भी एफ एंड ओ का देखेंगे ना, तो कल ये ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, इसलिए कल आपको पुल बैक ही नहीं मिला। लेकिन आज ये कांटे के टक्कर पे चल रहा है, 82 और 98 चल रहा है। इसमें 5 शेयर भी इधर उधर हो गए तो हो जाएगा गेम पूरा। आप वैसे भी एडवांस डिक्लाइन को देखेंगे, एनएससी बीएससी वालों को, वहाँ पर भी आपको दिखेगा। और एक चीज़ जो मेरे को लग रही थी कि इंडिया विक्स नहीं बढ़ रहा। अब अगर आपको तोड़ना ही है, आपने क्रिटिकल सपोर्ट तोड़ दी 19,500 को, तो विक्स बढ़ाओ ना, फिर आप विक्स क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? तो ये एक प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम चल रही है मार्केट के अंदर, डीप चर्निंग है, वो भी फ्राइडे वाले दिन। बड़ा मुश्किल है पकड़ना इस समय इंडाइसिस के हिसाब से ट्रेड को। ठीक है, शेयर्स पकड़ते हैं, कुछ एक समझते हैं। एक शेयर और है जिस पे आज ध्यान रखें, क्या ABB हो सकता है वो शेयर? मैं आज के लिए नहीं, का हफ्ते भर के लिए भी समझ सकता हूँ इस शेयर को। ABB, लक्ष्य आप ही जरा चेक कीजिए इस शेयर को। ABB हफ्ते भर के लिए रखना है। स्ट्रांग है जी, इसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, और इस हफ्ते का जो कैंडल है वो भी पिछले 2 हफ्ते के जो अपर विक्स है सेलिंग जोन, उसके ऊपर सर्वाइव कर रहा है एज ऑफ नाउ। तो जब तक ये 4500 के ऊपर सर्वाइव करता है तो इट्स ऑल गुड, और मुझे लगता है ये अभी और ऊपर जा सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। तो आपको अगर थोड़ा सा लंबा समय लेके चलें तो ये अपसाइड में 4800 तक के लेवल दिखा सकता है। 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी चल चुके हैं। अगर आप ब्रॉड इसका पैटर्न देखें तो 4480 70 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए पोजिशनली, और आपको अपसाइड एक बढ़िया मिलेगा 4580 के ऊपर। तो मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड ही पॉसिबल ज्यादा है। तो ये बाय भी है, अगर आपके पास है तो होल्ड भी है, और मीडियम टर्म टारगेट 4800 तक के मिल सकते हैं 3 से 4 हफ्तों में। 1 महीने का टाइम आप ले सकते हैं। ओके, ठीक है, डन। लक्ष्य, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कपिल, आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छे स्टॉक्स आपने दिए और अच्छे से नोटिस करवाया इंडेक्स के अंदर कैसे काम किया जाए।